तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ना विजेट्स, जो हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स विजेट्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। अच्छा, एक हमारे पास जो विजेट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मैं आता हूँ स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर, और वो ना अपनी किश्ती बनानी है और वो सारी कहानी, लकड़ियाँ वकड़ियाँ जमा करके लेते हैं। तो विजेट्स जो है उसके अंदर हमारे पास एक विजेट है फ्यूचर बिल्डर। आप लोगों को पता है इसका? नहीं पता फ्यूचर बिल्डर का? चलो कोई मसला नहीं। तो फ्यूचर बिल्डर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम फॉर्म का विजेट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो ऐसे विजेट्स हैं जो आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी बहुत इस्तेमाल करने में, ठीक है। और फ्यूचर बिल्डर ऐसा विजेट है जो हो सकता है आपको ज़रूरत ना भी पड़े कुछ केसेस में, लेकिन उसको समझना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कल की क्लास में या फिर नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास के अंदर फायरबेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। एपीआई आप लोगों ने देख ली है, ठीक है, किस तरीके से गेट हो रहा है, किस तरीके से पोस्ट करेंगे आप डेटा, ये देखा आप लोगों ने सब, ठीक है। पोस्ट हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर करके नहीं देखा है, ये मुझे पता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से कोई इतना लंबा काम नहीं है। जो आपने गेट का मेथड कॉल किया उसकी जगह आपने पोस्ट लिखना है, http.post, और कॉमा लगा के आपने पैरामीटर्स ऐड कर देना। आप http की अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे तो वहाँ भी पोस्ट की मैकेनिज्म डिफाइन होगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्यूमेंटेशन लाजमी जाके देखें। अगर मैं आप लोगों को बता दूंगा तो मुझे नहीं लगता आप लोग देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन जाके, समझ रहे? जैसे देखें, अभी आप लोगों ने अगर पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो आप लोगों ने क्या लिखना है, .http, लाइब्रेरी आप लोग इंपोर्ट करने के लिए जाएंगे ना, लाइब्रेरी तो आप लोगों ने इंपोर्ट करनी है। सॉरी, मैं अपना इंटरनेट तो कनेक्ट कर लूँ पहले। अच्छा, इंटरनेट आ गया। तो आप लोग .http लिखेंगे और जब आप लोग यहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग अभी जनरली जो गेट की रिक्वेस्ट करते हैं वो सिंपल यहाँ पे देखें http का ये गेट लिखा हुआ होता है, देख रहे हैं आप? यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है। तो इन्होंने पहले ही एग्जांपल जो आपको दी हुई है पोस्ट की दी हुई है। मैंने बताया था पोस्ट की बॉडी के अंदर आर्गुमेंट्स भेजने होते हैं, आपने की भेजते हैं और वैल्यू भेजते हैं, जो हमने पोस्टमैन में ट्राई भी करके देखा हुआ था। सबको याद है ना या भूल गए? एक रिक्वेस्ट की बॉडी होती है, एक रिक्वेस्ट का हेडर होता है, ऐसा ही है ना। तो जो रिक्वेस्ट की बॉडी है देखें उसके अंदर हम लोग इस तरह से वैल्यूज़ भेज रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात? तो जो भी आप लोगों ने वैल्यूज़ पोस्टमैन ने भेजी थी, जैसे हम लोगों ने देखा था कि हम टू डू जब ऐड करा रहे थे तो हम लोग जो उसकी बॉडी के अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेज रहे थे कि इसकी आईडी होगी, टाइटल ये होगा, वही यहाँ ला के लिखना है आपने, समझ रहे हैं? जो चीज़ें वहाँ लिखी थी वो यहाँ ला के लिखनी, और कोई फ़र्क नहीं। रिस्पॉन्स भी वैसे ही आएगा, पार्स भी वैसे ही होगा, सब कुछ होएगा। आप कोई भी रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करें, पुट, डिलीट, कोई भी रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करें, सिर्फ यहाँ मेथड का नाम चेंज होगा, और अगर आपने बॉडी भेजनी है तो आप बॉडी भेज सकते। बात समझें? इसको ट्राई करिएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसा सही है, इसको ट्राई करके देखिएगा और होपफुली कि आप लोगों को मसला इसके अंदर नहीं आए, ठीक है। एपीआई मैं आप लोगों को बना के दूंगा खुद से, ठीक है। मैंने एपीआई बना ली है कस्टम, और वो मैं आपको अपने सर्वर पे रख के दूंगा। उसका भी एक यूआरएल होगा, जैसे अभी हमारे पास था ना गूगल एपीआई, इसका यूआरएल था, ऐसे जो है वो मैंने अपनी वेबसाइट के यूआरएल पे उसको होस्ट किया ishaqhasan.com पे। अभी ishaqhasan.com पे आप जाएंगे तो हेलो वर्ल्ड आएगा, कुछ नहीं आएगा, ब्राउज़ नहीं कीजिएगा, कुछ भी नहीं डाला मैंने उधर, टाइम नहीं है इतना वेबसाइट बना के डालने का। जब टाइम मिलेगा तो मैं डालूँगा ज़रूर। तो आप लोग भी अगर जो है चाहते हैं कि आप लोग अपनी साइट्स बना के डालें, अपनी साइट बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना जो है वो नाम लेके शो ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो कहीं पे होस्ट कर रहे हैं, आपको किसी को देना है तो आप अपना लिंक दे दें सीवी भेजने की जगह, कि भाई ये लो यहाँ ब्राउज कर लो, सीवी है, सही है ना, थोड़ा तो ये भी कर सकते हैं। तो खैर, तो वो आपको मैं यूआरएल दूंगा और मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा कि यहाँ पोस्ट करना है या गेट करना है, एक डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, ठीक है।
और उसको देखते हुए आप लोगों ने काम करना। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से जब हम लोग प्रोफेशनली काम करने जाएंगे तो हम वहाँ पे काम करेंगे। आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट मिलेगा, सही है। पोस्टमैन कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है अभी तक? सही है। बाकी जिन्होंने नहीं किया ना वो भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। पोस्टमैन आप लोगों को लाजमी चाहिए होगा। मैं जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट और जो सारी रिक्वेस्ट की कॉन्फ़िगरेशन दूंगा ना, वो पोस्टमैन का ही एक लिंक होगा। आप लोगों को मैं बता दूंगा किस तरीके से इंपोर्ट होता है, वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा उसकी, कि आप लोग उसको देख के समझ जाएं कि किस तरीके से इंपोर्ट होता है पोस्टमैन में। एक लिंक मैं आपको दूंगा, वो लिंक आप पोस्टमैन के इंपोर्ट ऑप्शन में जाके पेस्ट करेंगे और देन आपके पास साइट पे जो है वो सारी APIs बनी हुई आ जाएगी, लॉगिन की और इसकी, ये सब की, ठीक है। तो उसके थ्रू फिर आप लोग जो है वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। सही हो गया, टेंशन तो नहीं है, पोस्ट रिक्वेस्ट कर लेंगे, इस पर खामोशी हो। चले, मैं एक काम ये करूँगा कि जब मैं पोस्टमैन की कलेक्शन इंपोर्ट करने की वीडियो डालूंगा ना, मैं उसके साथ पोस्ट रिक्वेस्ट भी डालूंगा। सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे वही कोड कॉपी पेस्ट करना है और सिर्फ मेथड को पोस्ट में चेंज करना है और बॉडी वहाँ डालनी है। पोस्ट में यही है ना, पोस्ट में आप भेजते हैं ना इन्फॉर्मेशन। अब हम पोस्टमैन में भी कर रहे थे काम, तो हम क्या कर रहे थे, देखिए पोस्ट का मतलब क्या है कि आप कहीं भेज रहे हैं। जैसे आप किसी को अगर बोलते हैं कि मैं आपको कल एक लेटर पोस्ट कर दूंगा, तो उसका क्या मतलब है, आप उसको भेज रहे हैं ना लेटर। पोस्ट मीन्स कि बाद में आएगा आपके पास, यानी कि भेजोगे आप, सही है ना। तो जो आप इंफॉर्मेशन भेजोगे, और मैंने आप लोगों को समझाया था कि रेस्ट API किस तरीके से काम करती है, कि अगर आप URL पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसका मतलब क्रिएट रिक्वेस्ट फायर होगा, याद है मैंने समझाया था। और वो जो हमने क्रेड का एक वो देखा था एक्सप्लोर करके कि उसका क्या एब्रीविएशन बनता है, तो क्रिएट पोस्ट के अगेंस्ट में कॉल होता है, ठीक है। और रीड जो है वो गेट के अगेंस्ट में कॉल होता है, ठीक है। अपडेट पुट है और डिलीट तो ऑब्वियसली डिलीट, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया था कि जो चीज़ें आप करेंगे ना HTTP के अंदर, तो वो सब की सब सेम होती हैं। आपको HTTP की जो बेसिक्स है ना, वो जो आप लोगों ने अभी समझी हैं कि जेसन किस तरीके से पार्स होगी, रिस्पॉन्स कैसे गेट करना है, सारी बेसिक्स वही रहेंगी। अभी कल जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करके बुक्स सर्च करके निकाल रहे थे, सही है ना। तो वो जो हम आर्ग्यूमेंट पास करके बुक्स सर्च निकाले थे, वो हम क्या कर रहे थे, हम URL के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे ना, ऐसा ही है ना। और हमने टेक्स्ट के एडिटिंग कंट्रोलर से वैल्यू उठाई हुई थी फील्ड के, सही है। वैसे ही आपने यहाँ वैल्यूज़ उठा के डालनी है, बस की डाल देनी है, जो मैं आपको बताऊँगा रिक्वेस्ट के अंदर, कि आपने जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने जहाँ पे यूज़र का यूज़र नेम भेजना है, तो आपने यहाँ यूज़र नेम की लिखनी है, उसके अगेंस्ट में टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ख़त्म। जो भी आपका यूज़र नेम का टेक्स्ट है वो उठा के डाल दो, समझ रहे हैं बात। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। बॉडी जो रिक्वेस्ट की बॉडी है, वो ये याद रखिएगा कि वो हमेशा आपके पास, मतलब मोस्ट केसेस में मैप में ही जाएगी, जैसे ये मैप बना हुआ है ना। क्योंकि देखें, अगर हम अपनी पोस्टमैन की दोबारा कलेक्शन भी देखें, पोस्टमैन में वही खुला हुआ होगा, क्योंकि मैंने उसके बाद पोस्टमैन खोला ही नहीं है, तो वही खुला हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको दोबारा से वो रिक्वेस्ट भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखें, जैसे हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, तो बॉडी के अंदर देखिए हम लोगों ने जब पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करके ये बॉडी भेजी थी, तो ये देख रहे हैं आप, ये बॉडी के अंदर हम लोगों ने भेजा था कि हम कौन सी चीज़ के ऊपर क्या वैल्यू सेट कर रहे हैं, टाइटल के ऊपर क्या सेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे क्या सेट कर रहे हैं। और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्कीमा कहाँ लिखा हुआ है, वो जो हमने मॉक API का टूल खोल के देखा था, जहाँ पे सारा फील्ड्स डिफाइन हुई थी कि कौन सी फील्ड की क्या टाइप है और कितनी फील्ड्स होंगी, सबको याद है ना। तो जो है ये वही चीज़ है। ये देखें ना आप, ये सिंपल ये वाला मैप देखें और आप ये वाला मैप देखें, जो ये भेज रहा है सेम ही तो है, कीज चेंज है बस बॉडी में आपने उठा के मैप रख देना है, सिंपल, और कोई ख़ास चीज़ नहीं, ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत रखें, सही है, करके देखें, कोड मारेगा नहीं आपको, कोई लैपटॉप से निकल के नहीं मारेगा। एक्सेप्शन आएगी तो कोई मसला नहीं, सही है, सॉफ्ट एक्सेप्शन होती, कोई पिटाई नहीं होगी, ठीक है। तो
बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास सारा कुछ वही है, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे देखें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ज़रा फ्यूचर बिल्डर के ऊपर, ठीक है। तो याद होगा आप लोगों को कि हम लोग जो है गिटहब की एक एपीआई का इस्तेमाल कर रहे थे स्टार्ट में, याद है? api.github.com/users। एक किसी भाई ने पोस्ट किया था कि उनके पास ये एपीआई के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो अगर आप इसको बहुत बार हिट, हाँ आपने पोस्ट किया, तो अगर आप इसको बहुत बार हिट कर देंगे ना तो वो फिर उसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी। उसकी जुगाड़ ये है कि आप वीपीएन ऑन करके दोबारा चला दें, तो उसको ऐसा लगता है आप दूसरी आईपी से आए हैं, तो वो अलाउ कर दें। वीपीएन के इस तरह भी इस्तेमाल होता है, सही है, और वही इस्तेमाल नहीं है, और भी इस्तेमाल है खाली वीपीएन के। और वीपीएन का असल में इस्तेमाल ही यही था कि जो है आप किसी दूसरे की आईपी से ब्राउज कर सकें, ठीक है ना। मेन मकसद ये था, आपकी अपनी आईपी ना जाए, ये था। वो अब वीपीएन कहीं और चला गया, तो खैर हो गई, इस तरह तो होता है। अच्छा, अब हम ज़रा एक स्टेटलेस विजेट बनाते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग जब एपीआई कॉल कर रहे थे तो हमारे पास एक मजबूरी क्या थी कि हमें एपीआई के डेटा को लोड करने के लिए स्टेटफुल कॉल करना पड़ता था, ऐसा ही है ना, क्योंकि हम स्टेट अपडेट करते थे एपीआई का रिस्पॉन्स आने के बाद, और फिर हमारा यूआई अपडेट होता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके पास फ्यूचर बिल्डर है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ वो किस तरीके से काम करता है, सही है, थोड़ा सा तहम्मुल से देखिएगा, क्योंकि सारा काम बिल्ड मेथड के अंदर होने वाला है। स्टेटलेस होम स्क्रीन, ठीक है, आज कुछ नया नाम है। और स्कैफोल्ड बार टाइटल टेक्स्ट फ्यूचर बिल्डर, और बॉडी के अंदर हम लोग कुछ अच्छा सा लिखेंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल एक टेक्स्ट दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और होम स्क्रीन यहाँ कॉल करके ऐप रन करा देते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। .htdb दोबारा आ गए पर ये हमने कॉपी किया, और यहाँ हम लोग आते हैं, ठीक है, डिपेंडेंसीज़, ये रही डिपेंडेंसीज़ के ऊपर तीनों भाई पड़े हुए हैं यहाँ पे। HTTP, ये भी मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, बड़ा अच्छा प्लगइन है, ये खुद से जो है ना लाइब्रेरी इंपोर्ट करके ले आता है। वर्जन नहीं लगाता, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, तो वर्ड मैं खुद ही पेस्ट कर देता हूँ, फ़ायदा ही नहीं। अच्छा प्लगइन है, लेकिन असल में प्लगइन ज़्यादा इंस्टॉल मत कीजिएगा, मैं ये रिकमेंड करूँगा अगर एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। VS कोड ने फिर भी सही, एंड्रॉयड स्टूडियो क्या करता है कि हर प्लगइन के अगेंस्ट में ना वो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम ऐड करता रहता है, तो जितने ज़्यादा प्लगइन आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हैवी होता जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा है कि वो इतना हैवी हो जाएगा कि आप हैवी हो जाएंगे, आप बोलेंगे मैं काम ही नहीं कर, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा होगा, समझ रहे हैं। तो प्लगइन्स का कम इस्तेमाल करना है। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमें इस API को इस्तेमाल करना है और हमें यहाँ से डेटा उठा के लाना है, ठीक है। अभी जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हम ये एवेटार URL उठा के ले आते हैं और image.network के अंदर लोड कराते हैं बगैर स्टेटफुल किए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी तक हम लोग यही करते थे कि हम लोग जब भी कोई API कॉल करते थे तो हम लोग इस लोडिंग की प्रॉपर्टी रखते थे, जिससे हमें लोडिंग की स्टेट का मालूम होता था कि कब API लोडिंग के ऊपर है। फिर हम जो है जब रिस्पॉन्स आता था तो उस रिस्पॉन्स को गेट करने के लिए अलग वेरिएबल रखते थे। इसको क्या हो गया शमशाद भाई? ओवरहीट का दे रहा है एरर प्रोजेक्टर, अब चला गया, दोबारा आता है तो फिर बताओ। चला गया, अब क्या करें? चलो इसको चलाते हैं।
जब तक ये बिल्ड हो रहा है हम लोग HTTP को इंपोर्ट करके पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं, क्योंकि वो HTTP यहाँ पे हम लिखते हैं एक मेथड, सही, वही जो हमारा गेट डेटा का वो था मेथड, ओवरराइट हो रहा है। फैन तो बंद नहीं है कहीं इसका, आवाज़ आ रही है इसमें से? अल्लाह खैर करे क्लास तक चले। ये क्या मसला है भाई? आज इसको भी गर्मी लग रही है, बताओ ऐसा हो। अच्छा खैर, तो हम लोग जो है यहाँ पे वही अपना कोड लिखते हैं, सही है, अच्छा सा। अभी हम बड़े ट्राई कैच ना लगाएं, कोई इतना मसला नहीं, हम लोग सिर्फ जो है वो HTTP से रिस्पॉन्स गेट कर ले रहे हैं। var response equals to HTTP dot get URI dot parse, याद हो गया मुझे हैं? नहीं ये पार्स नहीं करना, अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ से कॉपी करो इसको, इसकी जगह ये लिख दिया हमने, ठीक हो गया। इसको हम कर देते हैं टर्मिनेट और HTTP को कर लेते हैं इंपोर्ट। HTTP भाई साहब आप आ जाइए, और ये हमने HTTP को इंपोर्ट कर, ठीक है, सही हो। अब हम लोग वही हमारा parsed response JSON equals to JSON decode response dot body, ऐसा ही। अभी वो इसलिए नहीं दे रहा बॉडी की प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि मैंने अवेट नहीं लगा, सही है ना। अवेट लगाऊंगा तो फ्यूचर मेरा सेव हो जाएगा। मैं याद है स्टार्टिंग में जब हम फ्यूचर की क्लास में देन वाला सीन देख रहे थे, वो असल में एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं देन लगाऊंगा यहाँ पे, ये देखिए, यानी कि अगर आप लोग ऐसा ना लगाएं, अवेट ना लगाएं, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा देन और फिर उसकी वैल्यू में से बॉडी निकालूंगा, ऐसे, ये वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप अवेट नहीं लगाएंगे तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं? देन में आपको फिर मिलेगा रिस्पॉन्स। वो फिर आपका जो वेटिंग वाला सीन है ना, कि वो उस लाइन पे आके रुकता है और फिर नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक ये चलता नहीं है, वो वाला सीन ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा कि आपको जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो यहाँ मिलेगा। फिर आपका मेथड जो है वो एसिंक रखने का कोई मकसद नहीं है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, सेफली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, सही है, अगर आप उस तरीके से रिस्पॉन्स गेट करें। मैं उस तरीके को ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें मसला सारा का सारा ये होता है कि आप एक कॉल बैक बना देते हैं और कॉल बैक आपका इंतज़ार नहीं करता है। मैंने समझाया था, कॉल बैक चले जाता है बैकग्राउंड में और वो वहीं से एग्जीक्यूट होके फिर इवेंट लूप के अंदर शामिल हो जाता है जब उसका फ्यूचर कंप्लीट होता है, सही है ना। तो कॉल बैक जो है ये कॉल बैक हम किसको बोलते हैं? ये जो हम फंक्शन पास कर रहे हैं इसको, ये फंक्शन है ना। क्योंकि देखें अगर हम देन का आर्ग्यूमेंट देखें तो देन के आर्ग्यूमेंट में देखें क्या है, ये जो फ्यूचर और ऑन वैल्यू है ये फंक्शन है, ये फंक्शन का सिग्नेचर है, सही है। तो ये जो हमारा फंक्शन का सिग्नेचर है ना, ये हम लोग यहाँ पास करते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास जो कंप्लीटेड रिस्पॉन्स होता है ना, देखें जैसे हम अवेट लिख के जब HTTP गेट लिखते हैं, ये वाली जब स्टेटमेंट लिखते हैं, तो रिस्पॉन्स में जो वैल्यू सेव होती है ना यहाँ पे अवेट के अगेंस्ट में, वो वैल्यू आपको यहाँ मिलती है देन के अंदर, अगर आप देन लगाते हैं। ये अवेट के साथ
और देन की वैल्यू सेम चीज़। बात समझ रहे हैं? अगर आप अवेट नहीं लगाते तो आप देन में रिस्पॉन्स लेंगे, और अगर आप अवेट लगा देते हैं तो आपका रिस्पॉन्स डायरेक्टली वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सही? देन को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, और देन को फ्यूचर बिल्डर के साथ चलाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि फ्यूचर बिल्डर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको कोई एसिंक्रोनस टास्क देंगे, एसिंक उसके ऊपर लगा हुआ हो, यानी कि वो वेट ही उस सूरत में करेगा जब आपका मेथड एसिंक होगा जो आप उसको दे रहे हैं इनपुट में, ताकि वो आपको आउटपुट में जो है वो फ्यूचर निकाल के उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर सके। बात समझ रहे हैं? तो फ्यूचर बिल्डर जो है अभी हम बनाते हैं उसको, तो उसके लिए आपको जो मेथड बनाना है जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन पार्स वगैरह करेंगे वो आपने एसिंक ही बनाना है। अगर आप देन वाला बनाएंगे तो वो फ्यूचर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि देन आपके मेथड को ये बता रहा होता है कि आपका रिस्पॉन्स एसिंक नहीं है, वो अंदर ही कॉल बैक के अंदर आके आप उसको सेव कर लेंगे। आपने कोई मैकेनिज्म लिखा हुआ है उसके लिए, आपको एसिंक्रोनस लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग फिर वीडियो मर्ज करनी पड़ेगी है। अच्छा, अब देखें, अब जो हम रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ से पार्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है ये रिस्पॉन्स बॉडी जो है हमारी, इसको हम कर सकते हैं ना कन्वर्ट क्लास में, याद है? तो अब मैं मैनुअली कन्वर्ट नहीं करने वाला, सही है? जेसन टू डार्ट, एंटर, जेसन टू डार्ट पे गए, रिस्पॉन्स अपना पेस्ट किया, यहाँ पे नाम दे दिया, इसका नाम रख देते हैं गिटहब यूज़र जनरेट डार्ट, जेसन प्रोवाइडर है सिंटैक्स, प्रोवाइडेड है सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर क्यों है भाई? जेसन, अच्छा, सॉरी मेरे भाई, सोर्स कॉपी करना था, मैंने फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स कॉपी कर दिया। आप लोगों के पास ये मसला नहीं आएगा, टेंशन नहीं। वो मैंने असल में प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो वो क्या करता है कि वो जेसन को ना फॉर्मेट करके खूबसूरत सा बना के दिखाता है। तो वो उसने क्या करा था कि कीज़ के ऊपर से स्ट्रिंग हटा दिए थे, इनके ऊपर भी लगे हुए होते हैं, इसलिए मैं इसको अभी रॉ फॉर्मेट में देखूँगा ना, जो जेसन एक्चुअली आ रही है वो ये आ रही है, इसमें ये भी हुआ, समझ रहे हैं? तो इस वजह से वो एरर जनरेट कर रहा है। टेंशन नहीं लें इसकी, कोई मसला नहीं, ठीक है? तो हमने ये अच्छी सी क्लास जनरेट कर ली, यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का बटन है, इस पर क्लिक किया और LIV पे आए, नई क्लास बनाई, फाइल बनाई सॉरी, और इसका नाम रख दिया गिटहब यूज़र, ठीक है? यस, एडिट और पेस्ट कर दी, ठीक है? ये हमारी अच्छी सी क्लास आ गई, और इसके अंदर जो है वो फ्रॉम जेसन भी बना हुआ है और टू जेसन भी बना हुआ है, सही है? टू जेसन जब काम आता है जब आपको किसी रिक्वेस्ट पे अपनी क्लास एज अ जेसन सेंड करनी। जैसे एग्जांपल लें कि हम लोग जब ये पोस्टमैन की कलेक्शन देख रहे थे, तो ये देखें यहाँ हमारे पास क्या हो रहा था कि ये देखें ये पूरा जेसन ऑब्जेक्ट बना हुआ था ना, तो अब क्या होगा, जैसे आपने टू जेसन का अगर मेथड बनाया था तो आपकी जो क्लास का पूरे वेरिएबल्स है ना वो एक मैप में कन्वर्ट होके आपके उस मेथड से आपको मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि देखें फ्रॉम जेसन में हम लोग क्या कर रहे थे कि मैप इनपुट में एक्सेप्ट करते थे और उसको क्लास के वेरिएबल से मैप करवाते थे, सही है ना? इस तरह हम लोगों ने देखा था पहले भी। अब टू जेसन में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास के वेरिएबल्स लेके उसको मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उल्टा। बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको ये मैप कहीं भेजना हो एज अ जेसन ऑब्जेक्ट तो आप भेज सकते हैं। जैसे आपने टू डू जी क्लास के अंदर जो है वो अपना जेसन रिस्पॉन्स पेस्ट करके उसकी क्लास जनरेट कर ली, उसने फ्रॉम जेसन और टू जेसन बना हुआ है आपका, ठीक है? अब आपको जब भी टू डू ऐड करना है ना, तो आप टू डू जी क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके अंदर सारे वेरिएबल्स से वैल्यूज सेट कर दें सिंपल, और आप उसको टू जेसन करके HTTP की पोस्ट रिक्वेस्ट में भेज दें। वो जो पोस्ट में आप जहाँ पे बॉडी लिखी हुई देख रहे थे ना अभी HTTP के अंदर, उस जगह पे आपने लिखना है टू डू डॉट टू जेसन, तो आपका मैप जनरेट हो जाएगा उस क्लास जो आपने अभी क्रिएट की हो। समझ रहे बात? तो वो की वैल्यू पेयर वाला कॉन्सेप्ट वहाँ बन जाएगा। टू जेसन कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, कर सकते हैं,
बात समझ रहे हैं? मतलब ये बनाया ही इस वजह से गया है यहाँ पे कि जैसे आपने किसी को भी अपनी क्लास को एज अ जेसन फॉर्मेट सेंड करना है, HTTP पे सेंड करना है, किसी फाइल में सेव करना है। ऐसे एग्जांपल लें, आपको अभी मैं इंशाल्लाह शेयर्ड प्रेफरेंसेस और SQLite भी समझाऊंगा। तो अगर हम लोग अपनी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर करना चाहते हैं यूज़र के फाइल सिस्टम पे, तो क्लास का ऑब्जेक्ट जनरली फाइल सिस्टम पे स्टोर नहीं होता, वो रैम में ही चल सकता है क्योंकि उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो जो फाइल सिस्टम के ऊपर चीज़ें सेव हुई होती है ना, आप उनको इस तरह समझ लें कि वो डेड होती हैं बिल्कुल, यानी कि जब तक आप उनको गेट नहीं करते उनका कोई मकसद नहीं होता, हमारा वर्क रखी हुई होती हैं बस वो, समझ रहे हैं। जबकि जो रैम में चीज़ें होती हैं वो एक्टिव होती हैं ना, वो चल रही होती हैं आपके CPU के प्रोसेस के अंदर। जैसे कैमरा ले लें, कैमरे की ऐप आपने खोली हुई है, जब तक आपने कैमरे की ऐप खोली नहीं अब तक तो ऐप डेड पड़ी हुई है ना, जब तक तो रैम में नहीं है। तो जो चीज़ें जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं अब आपको सेव करने हैं अपने फाइल के ऊपर, ऐसे मैं चाह रहा हूँ ये गिटहब यूज़र का जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट जब मैं बनाऊँ HTTP के थ्रू फ्रॉम जेसन करने के बाद, तो वो ऑब्जेक्ट मैं यूज़र के फाइल सिस्टम पे स्टोर कर दूँ और जब मैं ऐप दोबारा खोलूँ तो वहाँ से वो गेट होके आ जाए। तो मुझे एज अ स्ट्रिंग उसको सेव करना पड़ेगा। तो एज अ स्ट्रिंग सेव करने के लिए मुझे उसको toJSON करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। क्लास ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा कि मैं toJSON करके उसको JSON में कन्वर्ट करूँगा और फाइल या कोई अपने जो भी हमारे पास लोकल स्टोरेज के ऑप्शन हैं उसके अंदर उसको राइट करा दूंगा। जब ऐप दोबारा ओपन होगी तो उस फाइल में से स्ट्रिंग रीड करूँगा, उसको JSON डिकोड करूँगा और फ्रॉम JSON में पास करके वापस ऑब्जेक्ट बना लूँगा। जिस तरह API से आता है भी रिस्पॉन्स, वैसे फाइल से आएगा। सिंपल, HTTP की जगह फाइल का लग जाएगा मेरा, ख़त्म। बात समझ रहे हैं? सारा मैकेनिज्म वही रहेगा, डिकोडिंग करना और वो सब कुछ वही रहेगा, वो फ्रॉम JSON में पास हो जाए, समझ रहे हैं। तो toJSON के मेथड का काम ये है कि वो आपकी क्लास को मैप में कन्वर्ट करके आपको एक सिंपलर फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा, जिसको आप JSON में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दी एंड, या कोई भी अगर आपको उसके साथ इस तरह का काम कराना है, HTTP भेजना है तो आप भेज सकते हैं। सही बात सबको समझ में आई है? आ गई ना? थोड़ी थोड़ी तो आ गई है, थोड़ी थोड़ी भी आ गई है तो अभी मसला नहीं है, टेंशन नहीं ले, सही है। अच्छा, तो JSON डिकोड हमने इसको यहाँ पे किया है, ठीक है। तो हम इसकी जगह आप लिख देते हैं क्या, गिटहब यूज़र फ्रॉम JSON डिकोड, सही। ये सबको है ना दिमाग में, करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम JSON वाली इम्प्लीमेंटेशन, इस बार हमने जनरेट कर ली है बस, ठीक है। बड़े खामोशी बैठे बैठे होते हैं आप लोग, डर लगता रहता है मुझे, पता नहीं समझ आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, अब हम यहाँ से करा देंगे इसको रिटर्न, क्योंकि हम इसको स्टेट में नहीं डाल। पहले हम क्या करते थे कि हम यहाँ पे कराते थे एक स्टेट का ऑब्जेक्ट बनाते थे, है ना, इस तरह हम यहाँ पे रखते थे गिटहब यूज़र और फिर इसको नल सेट करते थे, फिर नीचे आके इसको सेट स्टेट में असाइन करते थे, सही है ना। अब हम ये नहीं करेंगे, ये कर ही नहीं रहे। अब हम इस मेथड को बोलेंगे भाई ये मेथड क्या देगा रिस्पॉन्स में। अच्छा, अब देखें ये मेथड क्या है, async है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखें, याद है आप लोगों को जब हम डार्ट में फंक्शंस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे फंक्शन होते थे उसके अंदर हम लोग एक रिटर्न टाइप मेंशन करते थे यहाँ पे कि हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन फंक्शन से बाहर भेजेंगे। सबको है ना दिमाग में? जैसे हम बोलते थे कि स्ट्रिंग देगा फंक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग दे, स्ट्रिंग दे रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग नहीं दे रहा, सही। तो सही, अब भी वो मुझे एरर शो करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों करेगा, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है कि अब ये फंक्शन है async, ठीक है। तो जब फंक्शन हमारा नॉर्मल हुआ करता था, जब हमने async वाली कहानी नहीं समझी थी, तो हमारा फंक्शन क्या करता था, सीधा सीधा लीनियर कोड चलाता था। जब मैंने आपको इवेंट लूप की कहानी समझाई थी कि लाइन बाय लाइन कोड चलता है, इवेंट लूप में जाता रहता है और एग्जीक्यूट होता रहता है, और जो रिस्पॉन्स आता है वो फिर फाइनली आप फंक्शन से बाहर निकाल के जो भी आपको काम करना है, जो भी आपका कोड चल रहा है वैसे ही फ्लो में चलता रहेगा, कोई आपको स्पेशल एक्रोबैटिक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मसला हो गया चेंज, समझ रहे हैं? अब क्या होगा कि देखें ये ना एक चेन है, अब आपने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया async, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई फ्यूचर कंज्यूम कर रहा है, ऐसा ही है ना, क्योंकि async फ्यूचर के बगैर तो हो नहीं सकता, किस तरह करेंगे, सही है ना। जहाँ फ्यूचर होगा वहाँ पे आपको async लगाना पड़ेगा,
बात समझ रहे हैं? ये मैंने समझाया था ना जब मैं फ्यूचर स्टार्टिंग में समझा रहा था कि आपने जब फ्यूचर से रिस्पॉन्स निकाला तो आपने एसिंक लगाना, फंक्शन पे एसिंक लगाना है और जहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे वहाँ अवेट लगाना है। अब ये ऐसा क्यों है, अब आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरली समझ में आएगा। देखें, आपने एक फंक्शन को एसिंक मार्क कर दिया, इसका मतलब ये कि वो फंक्शन इटसेल्फ फ्यूचर कंज्यूम कर सकता है, अवेट भी लगा सकता है। सही है, ये बात तो कंफर्म हो गई, ये तो मसला ही ख़त्म हो गया। अब मसला क्या आएगा कि अब अगर इस मेथड को उठा के मैं कहीं कॉल कर दूं, जैसे एग्जांपल लें, मैंने इसको कॉल कर दिया यहाँ पे var my github data इक्वल्स टू डेटा। अब मुझे ये बताएं कि ये जो फंक्शन है ये इसको वैल्यू कैसे देगा, क्योंकि अभी जो हमने कोड लिखा है ना वो नॉन एसिंक्रोनस कोड लिखा है। मतलब अभी हमारे रन टाइम को नहीं पता होगा कि ये फंक्शन फ्यूचर में वैल्यू लाके देगा। अभी हमारा रन टाइम ये समझेगा कि भाई ये डायरेक्ट वैल्यू लाके देगा, तो वो क्या करेगा, वो इस फंक्शन को नॉर्मल रन करा के छोड़ देगा और वेरिएबल के अंदर कोई भी वॉइड वैल्यू सेव कर देगा जो कि आपके काम की नहीं होगी। समझ रहे हैं? यानी कि जो गिटहब यूज़र हम यहाँ से भेज रहे हैं ना वो इसमें कभी भी सेव नहीं होगा। वो इसलिए सेव नहीं होगा क्योंकि गिटहब यूज़र आने वाले फ्यूचर में, यानी कि बाद में, जबकि ये कोड जो आपका चल रहा है ये नॉन एसिंक कोड है, यानी कि ये सिंक्रोनस कोड है। तो ये लाइन बाय लाइन ही चलेगा जिस तरह नॉर्मल हमारा इवेंट लूप काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब आपका बिल्ड मेथड स्टार्ट होगा वो इस वेरिएबल पे आएगा, बोलेगा अच्छा इस वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, बोल रहा है इक्वल्स टू के ऊपर ये गेट डेटा लिखा हुआ है। उसने क्या करा, उसने ये चीज़ को इग्नोर कर दिया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसने गेट डेटा को कॉल किया और बस आगे निकल गया, वेट नहीं करा उसका। समझ रहे हैं? अवेट हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि वो वेट करता जब तक हमारा फ्यूचर कंप्लीट नहीं आता। ऐसा ही है ना? तो अब मसला ये है कि अगर हम फंक्शन से रिटर्न वैल्यू भेज रहे हैं तो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि वो वैल्यू फॉरन नहीं आएगी, फ्यूचर में आएगी। बात समझ रहे हैं? तो अब हम यहाँ पर आते हैं और हम इसको बोलते हैं, अगर देखें अभी हम लोग अगर सिंपल फंक्शन होता हमारा तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देते गिटहब यूज़र, क्योंकि फ्रॉम जेसन से हमारा गिटहब यूज़र जनरेट होगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सही है ना? सिंपल है। लेकिन अब हमें देखें ये बोलेगा, ये देखें क्या बोलेगा, ज़रा सुने इसकी बात, क्या ख्याल है। ये देखें, फंक्शंस मार्क एसिंक मस्ट हैव रिटर्न टाइप असाइनेबल टू फ्यूचर। बात समझ रहे? यही बोल रहा है यार, ये बोल रहा है कि भाई आपने अपने फंक्शन को एसिंक मार्क किया हुआ और आप प्रॉमिस ये कर रहे हो मुझसे कि मैं आपको रिटर्न वैल्यू में गिटहब यूज़र का सॉलिड ऑब्जेक्ट दूंगा, फ्यूचर में नहीं दूंगा। तो ये तो किस तरह की बात कर रहा हो, जबकि आपने अंदर सारा फ्यूचर वाला काम किया हुआ। यानी कि गिटहब यूज़र फ़ौरन तो नहीं आने वाला, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये फ़ौरन मिल जाएगा। तो इसका मसला हल ऐसे होता है कि अब देखें, अब आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि जब आप ये लिखा हुआ देखते हैं HTTP की लाइब्रेरी के अंदर, सही है, मैं HTTP के गेट मेथड के ऊपर आ गया हूँ कंट्रोल क्लिक करके, तो ये देखें इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर रिस्पॉन्स। ऐसा ही है। तो ये जो फ्यूचर रिस्पॉन्स है ना, ये वो रिस्पॉन्स है जिसके अंदर आपका बॉडी का वेरिएबल रखा हुआ है। याद है मैंने आपको एक बार क्लास ओपन करके भी दिखाया था, अभी वो दोबारा ढूंढना पड़ेगा जाके, वो क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिला था बॉडी। तो वो जो बॉडी है ना, जो हम डॉट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी लिखते हैं, आपको पता है ना डॉट क्यों लगाते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट में से कोई एक वेरिएबल निकालें। ऐसा ही है ना, जैसे हम यूज़र डॉट नेम लिखेंगे तो उसका मतलब यूज़र की क्लास है, उसके अंदर कोई नेम का वेरिएबल है। ऐसे ही रिस्पॉन्स डॉट बॉडी मीन्स कि रिस्पॉन्स के अंदर कोई बॉडी के नाम से प्रॉपर्टी रखी हुई है जो आपको रिस्पॉन्स ला के दे रही है, जो HTTP से आ रहा है। ऐसा ही है ना? तो अब आप देखें इन्होंने इसको रैप किस में किया हुआ है, फ्यूचर में। सही है ना? जिस तरह हम लिस्ट की टाइप दे रहे होते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, सही है ना? जेनरिक मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कोई फिक्र नहीं करें उसकी, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है जेनरिक, वो बस ऐसे ही लगता है कि थोड़ा सा ना खतरनाक सिंटेक्स है, एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस सिंपल सी चीज़ है बहुत। अभी मैं असल में आप लोगों को इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि अभी आप लोग उतना ज़्यादा ना यूज टू नहीं है डायनेमिक रिस्पॉन्सेस पार्स करने से। तो जब हम लोग आर्किटेक्चर वाली चीज़ समझेंगे ना तो हम लोग उसको जेनरिकली भी क्रिएट करेंगे, रिस्पॉन्स रैपर बनाएंगे, उसको जेनरिक करेंगे। ठीक है, जेनरिक कोई ऐसी खास इतना मसले वाली बात नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है। तो अब जो फ्यूचर है ना, ये देखें, ये क्या कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्स आपको दे रहा है कि भाई मैं रिस्पॉन्स आपको ला के दूंगा किसमें, फ्यूचर में रैप करके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग भी ऐसा ही मेथड लिखेंगे।
हम लिखेंगे फ्यूचर गिटहब यूज़र। बात समझ आ गई कि भाई हमारा जो गिटहब यूज़र है वो फ्यूचर में रैप हुआ आएगा। तो हम अगले मेथड को, जो हमारा कॉल साइट है, अच्छा कॉल साइट हम किसको बोलते हैं, जहां हम मेथड को कॉल कर, सही है। कॉल साइट का कभी भी आप वर्ड अगर सुनते हैं ना, कॉल साइट, साइट मतलब पता है ना आप लोगों को, जगह, कोई इस पैर बोलते हैं ना, वो मूवी में नहीं बोल रहे होते साइट पे आ जाना, सही है ना, वो वाली साइट। तो बिल्डर नहीं बोल रहे होते मैं साइट पे हूँ आज, वो वाली साइट, सही है ना। सब तरह से समझा दिया मैंने साइट, सही समझ आ गई सबको साइट, सही है। तो कॉल साइट क्या है कि जहाँ आप मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो कॉल साइट है ना, अब देखें जैसे ये माय गिटहब डेटा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये मेथड बेकार वैल्यू सेव नहीं करेगा, समझ रहे हैं वो क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। देखें अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे देन। अब आप वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि आपका गिटहब यूजर जो है ना वो वैल्यू में पड़ा हुआ है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ ना, ये रहे, ये देख रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं। जैसे हम देन उठा रहे थे HTTP के अंदर से, तो हमें क्या मिल रहा था, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, जिसमें से हम बॉडी निकाल के देख रहे थे, ऐसे ही है। अब हम अपना एक फ्यूचर बना के भेज रहे हैं, तो जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वैल्यू के अंदर, वो क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो हम भेज रहे हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि वहां से हमारे पास रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आ रहा था, या हमारे पास गिटहब यूजर का ऑब्जेक्ट आएगा। बात समझ रहे हैं। तो यानी कि अब अगर हम ऐसा कर दें कि वैसे ये करना नहीं चाहिए, और ये हम करेंगे भी नहीं, अगर देखिए अभी हमें एरर जनरेट हो जाएगा कि विजेट डायरेक्टली एक्सपोर्ट होना था, आपने मेथड को एसिंग कर दिया है, तो मैं तो अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको फ्यूचर करना पड़ेगा, वही वाली बात जो वो ऊपर भी कर रहा था। तो ये हम करेंगे नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखें, अब अगर मैं ये लिखूंगा ना, तो क्या होगा, मेरा ये मेथड रोकेगा इस लाइन के ऊपर, अवेट करेगा जब तक फ्यूचर कंप्लीट नहीं होता उस फंक्शन के अंदर जो मैंने यहाँ लिखा है, सही है। यहाँ का फ्यूचर कंप्लीट होगा, ये गिटहब यूजर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद मेरा ये फ्यूचर वैल्यू लाके इसको दे देगा। बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो ये पूरी चेन है। चेन कैसे है कि देखें, आपने एक मेथड को एसिंग किया, तो उसके बदले में आपको दूसरे मेथड को भी एसिंग करना पड़ रहा, सही है ना, क्योंकि आपने उसको एसिंग मार्क किया हुआ है, तो दूसरे मेथड को भी तो चाहिए ना कि वो फ्यूचर पे रुके, इंतज़ार करे, फिर वैल्यू ले और फिर आपको दे, समझ रहे हैं। तो इस वजह से ये सारा एसिंग अवेट वाला मैकेनिज्म लगाया गया कि आप लीनियरली कोड भी लिख सकें, और एसिंग अवेट की वजह से आप जहाँ भी अपने फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे उसको पता चल जाए कि ये मेथड आपको फ्यूचर में वैल्यू ला के देगा, ये आपको डायरेक्ट ला के नहीं देगा। बात समझ रहे हैं। जबकि देखें, अगर हम यहाँ पे देन लगाते, ये वाला काम ना करते, मैं आप लोगों को इसलिए घुमा घुमा के समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि हम देन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। अब देखिए, अगर मैं देन लगाता यहाँ पे, तो देन से सबसे बड़ा नुकसान ये होता, मुझे यहाँ पे एसिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि मैं अवेट का इस्तेमाल ही नहीं करता ना अवेट का इस्तेमाल। तो मैं रिटर्न में वैल्यू कैसे भेजता, बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉल बैक हेल्प। किसी ने कॉन्सेप्ट का नाम सुना है? नहीं सुना? मैं आपको बताता हूँ कॉल बैक हेल्प क्या होता है। हेल्प तो पता है ना सबको, हेल्प सबको पता होगा, सही। अब ये कॉल बैक हेल्प क्या होता है? अच्छा, कॉल बैक हेल्प ये होता है कि भाई जब हमारे पास एसिंग अवेट नहीं हुआ करता था, पुराने ज़माने में आ जाता है, सही है, समझ रहे, लोग पत्थर रगड़ रगड़ के आग जला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एसिंग अवेट नहीं हुआ करता था, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग इस तरह से काम करते थे कि भाई देन लगाते थे, सही है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था फ्यूचर में से रिस्पॉन्स निकालने का, क्योंकि ये जो फ्यूचर है ना, ये सब जगह है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको जावास्क्रिप्ट में तो मिलेगा प्रोमिसेस के नाम से, ठीक है, वहाँ प्रोमिसेस के नाम से है, यहाँ पे फ्यूचर के नाम से है। इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया, F2 दबा के रीनेम करते हैं। तो जो है, इसके अलावा आपको दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं मिलेगा। जहाँ भी आप जाएंगे, जावा में चले जाए, कॉटलिन में चले जाए, सब जगह एसिंक्रोनसली कोड चलता है और फिर आपको रिस्पॉन्स पोस्ट एग्जीक्यूट में लाके देता है। जावा में ये थोड़ा सा लंबी कहानी है, यहाँ आप थोड़ा आसानी से कर रहे हैं। जावा में आपको एसिंग टास्क बना के, पोस्ट एग्जीक्यूट लगा के, उसमें से वैल्यू निकाल के, फिर आपको मेथड से कॉल बैक लेके, इंटरफेस लगा के, इम्प्लीमेंट करके उसमें से वैल्यू निकाल।
तो वो इतनी बड़ी कहानी है कि वो अगर आप भी करते तो आपको मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो पुराने एंड्रॉयड के स्टूडेंट से मैंने एक पोस्ट भी शेयर की हुई थी ना, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं वो कैसे होते हैं। सही, मैं नहीं करके दिखा रहा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू आती थी। ठीक है, अब देखें ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये क्या है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, अब एग्जाम्पल लें कि मैंने अवेट नहीं लगाया हुआ इस वक्त। सही है, अपने फंक्शन के ऊपर मैंने अवेट नहीं लगाया हुआ। देखें कोई एसिंक नहीं है, कोई अवेट नहीं है, मैं ये रिटर्न स्टेटमेंट कर दे रहा हूँ। अब देखें सबसे पहला मसला क्या है कि मुझे ये रिटर्न स्टेटमेंट हटानी पड़ रही है। क्यों हटानी पड़ रही है भाई? क्योंकि जो मेरा मेथड है देन का, उसके अंदर वैल्यू आ रही है। बात समझ रहे हैं? ये देखें, ये जो देन का मेथड है मेरा, इसके अंदर वैल्यू आ रही है और यहाँ मैं ये लिखूँगा कि जेसन डिकोड वैल्यू डॉट बॉडी। वैल्यू क्या है? वो रिस्पॉन्स हमारा जो ऊपर से आ रहा है। जो हमारे पास अवेट के बाद वैल्यू आती है ना, वो देन में यहाँ पे आती है, मैंने अभी समझाया था। तो अब रिस्पॉन्स जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए इससे हम बॉडी लेकर डिकोड कर रहे हैं, फिर हम यहाँ गिटहब यूजर डॉट फ्रॉम जेसन कॉल करेंगे। लेकिन अब उसको कॉल करने के बाद वो वैल्यू हम वहाँ कैसे भेजेंगे जहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हुआ था? ये बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख सकते यहाँ पे। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देन ने ये बोला हुआ है भाई मेरा सिर्फ यहाँ तक काम था कि मैं आपको बंदा ला के दूंगा, अब उस बंदे का क्या करना है ये आप खुद देख लो, मेरा मसला नहीं है, मेरा यहीं तक का काम था। समझ रहे हैं? तो अब कॉल बैक हेल यहाँ से शुरू होता है कि अब आप करोगे क्या, आप पहले यहाँ पे पूरा अपना ना कंप्लीट कर लो मैकेनिज्म। देखिए रिस्पॉन्स आपको मिला। ठीक है, रिस्पॉन्स ऊपर मिला हुआ है हमें। सही है, मैं इसको भी नीचे वाली लाइन में ले आता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। सही है, देन में हमें रिस्पॉन्स मिला HTTP के। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा गिटहब यूजर डॉट फ्रॉम जेसन और उसमें हमारा डिकोडेड रिस्पॉन्स पास कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारी कहानी बिल्कुल सही है, हमारा रिस्पॉन्स पास हो रहा है। अब हम ऊपर वाले मेथड को कैसे भेजेंगे, ये मसला। तो मसला ये होगा कि हमें ये रिटर्न हटा के वही काम करना पड़ेगा जो देन ने किया हुआ, यानी कि हमें यहाँ एक फंक्शन पास करना पड़ेगा और हमें इसको बोलना पड़ेगा ऑन रिस्पॉन्स। नाम रख दिया मैंने इसका, आप कोई भी नाम रख दें इसका। सही है, कोई भी वेरिएबल का नाम, मसला नहीं। ठीक है, और हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम्हें मिलेगा गिटहब यूज़र इनपुट में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब आपका ये मेथड कॉल होगा ना, इसके ऊपर से देखिए अब आपको एसिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये जब मेथड कॉल होगा तो ये बोलेगा भाई पहले चीज़ तो ये कि आप इस पर अवेट नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेथड, अच्छा इस पर आप वैसे भी अवेट नहीं लगा सकते क्योंकि ये मेथड एसिंक तो है नहीं, तो अवेट का मकसद ख़त्म हो गया यहाँ पर। सही है, आप लगाएंगे भी तो कोई आपका असर नहीं पड़ने वाला कोड पे। तो अब आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, अवेट की जगह आपको वैसे ही मिलेगा जैसे देन में मिल रहा था, यूज़र। ऐसे बात समझ रहे हैं? अब यहाँ वो यूज़र आ रहा है कैसे, जो आपने ऑन रिस्पॉन्स वहाँ लिखा था ना, इसके राउंड ब्रैकेट लगा के आप गिटहब यूज़र उसमें पास कर देंगे। ऐसे बात समझ आ रही है? देखें हमने एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ से पास किया जैसे हम देन को पास कर रहे हैं। सही है, हमने बोला ये ऐसा कॉल बैक फंक्शन है जो इनपुट में क्या लेगा, गिटहब यूज़र। देखिए हमने लिखा हुआ है सिग्नेचर में कि इनपुट में क्या ले रहा है, ये गिटहब यूज़र फंक्शन टाइप है और इनपुट में ले रहा है गिटहब यूज़र। तो हमने इसको नीचे आके बोला कि भाई ऑन रिस्पॉन्स पे ये गिटहब यूज़र जो तुम पार्स कर रहे हो ना, ये इसको भेज देना। अब कॉल साइड पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, हमने बोला एक फंक्शन है जो यूज़र, जिसके पास यूज़र आएगा इनपुट में, आएगा, यहाँ से भेज नहीं रहे, यहाँ हम मांग रहे हैं इनपुट में। समझ रहे हैं? अब ये सारा जो आपने प्रोसेस किया ना, इसमें देखिए आपका कोड कितना गंदा हो गया। सबसे बड़ा मसला ये, आप अपने कोड को एसिंक्रोनसली किसी लाइन पर रोक नहीं सकते। तो आपको ये तो नहीं पता कि फ्यूचर कहाँ पे है, ये बात तो ख़त्म ही हो गई ना, क्योंकि फ्यूचर की अब कोई इंडिकेशन नहीं है आपके पास कि फ्यूचर एक्चुअली कहाँ पे है। बात समझ रहे हैं? आपको हर मेथड खोल के देखना पड़ेगा कि वो मेथड फ्यूचर है या नॉर्मल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि हाँ ये फ्यूचर है या नहीं है, क्योंकि आपको इंडिकेशन आप दे भी नहीं सकते क्योंकि आप वैल्यू क्या दोगे उसको रिस्पॉन्स में। बात समझ रहे हो? एसिंक अवेट के बदले में हम जो रिस्पॉन्स लाइन बाय लाइन पार्ट्स कर रहे थे ना, उससे हम वैल्यू भेजते थे फ्यूचर में रैप करके, जबकि अब हमने उसको कॉल बैक में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि कॉल बैक इवेंट लूप हमारा किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है।
जब हमारा फ्यूचर का कॉल बैक आता है तो वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो उसको इवेंट लूप में लेके नहीं आता, वो उसको रोक के रखता है। सही है, वो उसको रोक के रखता है। जब हमारा फ्यूचर कंप्लीट हो जाता है ना तो फिर वो वैल्यू इवेंट लूप में शामिल होती है। अब क्या हो रहा है, देन की सूरत में वो जो हमारा कॉल बैक है ना वो इंटरनली ही एग्जीक्यूट हो जाता है और वो बोलता है भाई मैं तो हो गया एग्जीक्यूट, अब क्या करना है। फिर आप उससे वैल्यू निकालने के लिए एक और कॉल बैक बनाते हो जिसमें आपको वैल्यू मिलती है, और फिर आप उससे भी वैल्यू निकालने के लिए एक और कॉल बैक बनाओगे जिसमें आप एक्चुअली कोई और काम करोगे, अपने यूआई अपडेट करने का या कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल सेट स्टेट करा दिया आपने, यहाँ एग्जाम्पल है, बात समझ रहे हैं। ये होता है कॉल बैक है कि आपको एक एक चीज को करने के लिए एक नया कॉल बैक बनाना पड़ रहा है। जैसे आपको रिस्पॉन्स लेना है फंक्शन से बाहर तो नया कॉल बैक, फंक्शन का रिस्पॉन्स पार्स करना है तो नया कॉल बैक, रिस्पॉन्स चाहिए तो नया कॉल बैक। आपको हर चीज के ऊपर नया कॉल बैक फंक्शन बनाना है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो किसी एक्शन के बदले में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। जैसे ऑन प्रेस क्या है, ऑन प्रेस जो हम जेस्चर डायरेक्टर पे लगाते हैं वो क्या है, कॉल बैक है। आप कॉल नहीं करते, आप कॉल तो नहीं करते ना उसको, आप लिख देते हो, लेकिन आप बटन पे क्लिक करते हो तो वो कॉल होता है, कॉल बैक यही होता है। समझ रहे हैं कि वो किसी और इवेंट के बदले में इंटरनली आपके फंक्शन को कॉल करेगा, आप कॉल नहीं करोगे, आप फंक्शन बना के दे दोगे उसको। समझ रहे हैं। तो कॉल बैक्स का क्या मकसद होता है कि वो आपके किसी और जगह से रिस्पॉन्स लेके आपको फंक्शन में प्रोवाइड करें या किसी भी इवेंट पे आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करें, जिसके बदले में आपका कोई कोड जो आपने यहाँ लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाए इंटरनली। बात समझ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो देन लिखा हुआ है ना वो देन पूरा काम कर रहा है अंदर इंटरनली, और जब वो काम उसका खत्म हो जाता है तो वो हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल करता है। जो हमने कहाँ लगाया हुआ है उसका रिस्पॉन्स यहाँ लगाया हुआ है फंक्शन कॉल करते हुए, कि भाई जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तो हम इसको कॉल बैक देंगे। और हम इससे सिंपली क्या मांग रहे हैं, गिटहब यूजर। इस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, गिटहब यूजर। ये देखिए क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका सिग्नेचर है ना, देखिए इसका सिग्नेचर है ये गिटहब यूजर। बात समझ रहे हैं। सिग्नेचर मैंने समझाया था पहले, इससे पहले फंक्शन सबको है ना याद, ये नहीं बोलिएगा फंक्शन का सिग्नेचर भूल गए। सही है, एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मसला हो रहा है कि हमारे पास एक तो एसिंक अवेट ख़त्म होने की वजह से हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर कहाँ से आ रहा है। सही है, फ्यूचर वाली चीज़ से तो हम बाहर निकल गए, क्योंकि अब हम फ्यूचर को मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं, बजाय कि हम उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल पे दें, जहाँ हमारा फंक्शन रुक सके, हमारा कोड का इंतजार कर सके। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि अब अगर आप देन के बाद कोई और कोड यहाँ लिख दें ना, तो पहले क्या होता था कि हम अगर अवेट के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखते थे तो वो बाद में एग्जीक्यूट होती थी हमारी, यानी कि लाइन बाय लाइन चलता था फंक्शन। इस केस में ऐसा नहीं होगा, आपका फ्यूचर कॉल होगा, वो देन को हैंडलर असाइन कर देगा कि भाई आप अपना कॉल बैक एग्जीक्यूट कर देना, जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा मैं जा रहा हूँ। सही है, और फिर वो नीचे वाली लाइन पे आके प्रिंट स्टेटमेंट चला देगा, भले आपके देन से रिस्पॉन्स आया हो ना आया। बात समझ रहे हैं। यहाँ वो पंचायत ही खत्म हो जाएगी। तो उससे क्या मसला होगा कि आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि आप लाइन बाय लाइन कोड अब नहीं चला सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने कॉल बैक में से कब वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाले कॉल बैक को कब देनी है, और फिर उस कॉल बैक से कब वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी हमने किया। समझ आ गई बात। थोड़ी खामोशी हो गई, आ गई ना समझ। खामोश नहीं हुआ करना, थोड़ा सा आवाज़ निकाल लिया करना, मुझे ही पता चले कि ऑन रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास। सही है, मैं फ्यूचर में ना अवेट लगा के बैठा होता हूँ, आवाज़ आएगी फंक्शन के पैरामीटर में तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ, या आप रिकॉर्डिंग में ही देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको भी रखूँगा तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए, कन्फ्यूजन बढ़ती जाएगी असल में कोड में ना। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जो फ्यूचर बिल्डर को देखें ना, तो आप लोगों को फ्यूचर बिल्डर देख के आसानी हो कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन सिंपली ये काम कर रहा है कि वो HTTP कॉल कर रहा है, फ्यूचर का वेट कर रहा है और रिस्पॉन्स पास करके हमको दे रहा है। सही है, तो ये हमारा कोड फ्लो बहुत सिंपल हो गया यहाँ पर। इसको हम एसिंक को हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अवेट लगाने के बाद रिस्पॉन्स आएगा उसमें गिटहब यूज़र रखा हुआ होगा, ये हमें पता है, क्योंकि हमने फ्यूचर में वही दिया। अवेट लगाने के बाद वही चीज़ आती है जो फ्यूचर के अंदर दी हुई होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, जिस टाइप पे हमने फ्यूचर अपना बनाया होता है। तो अब
हम क्या करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे फ्यूचर बिल्डर। यहाँ आते हैं बॉडी में, यहाँ क्या लगाया हमने, फ्यूचर बिल्डर। अच्छा, अब फ्यूचर बिल्डर भाई साहब जो है हमारे, इसको ज़रा हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास एक टाइप है, ये टी, मैंने बताया था मैं जेनरिक बताऊंगा इसलिए इसकी टेंशन ना लें। इस टाइप में हमें वो चीज़ बतानी है जो हमारे पास फ्यूचर से रिस्पॉन्स में आएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लिस्ट की टाइप बता रहे हैं, फ्यूचर की टाइप बता रहे हैं, ऐसे हमें फ्यूचर बिल्डर को बताना होगा कि जो हमारा फ्यूचर है वो एट दी एंड क्या लाके देगा, किस टाइप की प्रॉपर्टी लाके देगा, वो टाइप हमें बतानी है। तो हम क्या बोलेंगे, बात समझ आई? हम इसको बोल रहे हैं भाई हम एक ऐसा फ्यूचर एग्जीक्यूट करने वाले हैं जो फ्यूचर में आपको गिटहब यूजर लाके देगा। बात समझ आ गई? क्योंकि हमने सिग्नेचर में यही लिखा हुआ, सही है। अच्छा भाई अब आगे चलते हैं, और क्या देना है भाई साहब को, सही है। अब हम राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा अब ये हमें बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है ये हमें बोल रहा है भाई एक रिक्वायर्ड जो है वो नेम्ड पैरामीटर है बिल्डर, वो आपने मुझे नहीं दिया और आप ये गलत काम कर रहे हो, सही है। तो हम इसको बोल देते हैं कि भाई ये लो बिल्डर, ठीक है। अच्छा याद है बिल्डर जब हमने लगाया था चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए, सही है ना। तो बिल्डर्स का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था कि बिल्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जब भी आपका आइटम चलेगा, सही है, तो वो बिल्डर कॉल होगा और वो बिल्डर के अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा वो बिल्डर के अगेंस्ट में चल जाएगा, जो कि आपके व्यू में एट दी एंड दिख जाएगा। बात समझ है? जैसे हम आइटम बिल्डर बनाते हैं लिस्ट का, तो क्या होता है हर आइटम पे वो बिल्डर कॉल होता रहता है, कोड तो आपका सेम ही लिखा होता है, तो वो हर आइटम पे कॉल होता रहता है और आपको एक यूनिक प्रॉपर्टी पास कर रहा होता है आइटम का इंडेक्स, और उसके थ्रू आप अपने आइटम के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज करा सकते हैं। तो ये जो है फ्यूचर बिल्डर, ये हमें जो है ना दो चीज़ें ला के देगा। ये देखिए, इसका मैं आपको सिग्नेचर दिखाता हूँ। एक हमें ला के देगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपको पता है एज यूजुअल हर बिल्डर के अंदर हमें मिलता है, आइटम बिल्डर में नहीं मिलता है, सही है, जैसे बिल्डर में नहीं मिल रहा था। ये चीज़ आके देगा हमें स्नैपशॉट। अच्छा ये जो स्नैपशॉट की टर्मिनोलॉजी है ना, ये याद रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ फायरबेस के अंदर आने वाली है, ठीक है। जब हम फायरबेस का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ हर जगह स्नैपशॉट्स हैं, और मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, स्नैपशॉट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सही है, टेंशन नहीं है, मैं समझाता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, एक चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, और दूसरा स्नैपशॉट, ठीक है। अच्छा स्नैपशॉट वो वेरिएबल है जिसके अंदर आपका फ्यूचर का सारा का सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होगी, कि आपका फ्यूचर कब लोडिंग स्टेट में है, कब आपका फ्यूचर डन हो चुका है, आपके फ्यूचर में इंफॉर्मेशन क्या मिली है, सब चीज़ें स्नैपशॉट में पड़ी हुई। मैं अभी आपको एक एक करके निकाल के दिखाता हूँ कि आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा आपने यहाँ पे दिया फ्यूचर, एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे बिल्डर के अलावा, जैसे हम देते हैं ना आइटम काउंट फिर आइटम बिल्डर, ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे फ्यूचर, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में ये बिल्डर कॉल होगा, सही है। अब आप यहाँ पे वो फ्यूचर देंगे जो आपने बिल्ड किया हुआ, वो कौन सा है, गेट डेटा। बात समझ आई? तो आपका ये फ्यूचर बिल्डर चलेगा, गेट डेटा को कॉल करेगा, उससे रिस्पॉन्स लेगा, स्नैपशॉट में डालेगा और आपको देगा। बात समझ में आई? इससे क्या होगा कि आपको अलग से स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है ये वैल्यू रखने के लिए, अगर सिर्फ यूआई में दिखानी है तो। बात समझ रहे? अच्छा अब हमने यहाँ पे लिखा कि भाई इफ स्नैपशॉट डॉट, अच्छा अब यहाँ पे स्नैपशॉट और डॉट लगाएंगे ना, ये हैज़ एरर वगैरह तो उस केस में एग्जीक्यूट होगा जब आपका फ्यूचर एग्जीक्यूट नहीं हुआ सक्सेसफुली, वही ट्राई कैच वाली कहानी, ठीक है। कनेक्शन स्टेट मेन चीज़ है, कनेक्शन स्टेट के अंदर बेसिकली इनम्स रखे हुए, इनम मैंने समझाए थे, याद है ना, हम लोग रखते थे स्पेसिफिक वैल्यूज रखते थे इनम में, कि भाई इमेज, जैसे इमेज पिकर की एग्जांपल की थी हमने, याद है ना। तो ऐसे ही हमारे पास कनेक्शन स्टेट एक इनम है, सही है। इसके ऊपर हम चेक करेंगे कि भाई अगर हमारी कनेक्शन स्टेट इनम का नाम है, सॉरी कनेक्शन स्टेट डॉट, ये देखिए
अब मैं डॉट लगा रहा हूँ, मेरे पास ये इनम की वैल्यूज़ आ रही है कि मैं क्या क्या वैल्यूज इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास मेन एक्सेस अलाइनमेंट पे आती हैं इमेज के, जैसे हमने बनाया था एग्जाम्पल इनम की। मेन एक्सेस अलाइनमेंट भी क्या है, इनम ही तो है। उसके बाद भी आप कंट्रोल क्लिक करेंगे इनम है, उसके अंदर कोई स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यूज रखी हुई है ना, ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पास क्या है, वेटिंग। वेटिंग क्या है, इसकी लोडिंग स्टेट है। जब लोडिंग स्टेट पे होगा ना आपका फ्यूचर, तो कनेक्शन स्टेट की जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, वेटिंग। बात समझ रहे हैं? देखिए कनेक्शन स्टेट की मैं टाइप पे जाता हूँ, तो ये देखिए कनेक्शन स्टेट में देखें इनम है, ये कनेक्शन स्टेट जो मैंने आपको बताया, और इसके अंदर देखिए प्रॉपर्टीज रखी है, नन मतलब कोई कनेक्शन स्टेट नहीं है इस वक्त, सही है। वेटिंग मतलब कनेक्टेड टू एन एसिंक्रोनस कंप्यूटेशन एंड वेटिंग फॉर इंटरेक्शन, वेट कर रहे हैं, सही है। और उसके बाद एक्टिव, कनेक्टेड टू एक्टिव एसिंक्रोनस कंप्यूटेशन, सही है। इसका मतलब ये कि इसने कनेक्ट अगर कर दिया होगा, भले लोडिंग स्टेट में हो, सक्सेस में हो, तो एक्टिव आपके पास ट्रू आ रहा होगा कि नहीं, ये कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश हो गया है तो आपके पास एक्टिव ट्रू आ रहा होगा। अगर सक्सेस भी हो जाएगा तो भी एक्टिव ट्रू आ रहा होगा। जबकि वेटिंग में ऐसा नहीं होगा। वेटिंग में जब सक्सेस हो जाएगा तो वेटिंग नहीं आएगा, क्योंकि वेटिंग कंप्लीट हो गया ना, बात समझ रहे हैं। और डन में क्या आएगा, जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो हम जो वो लोडिंग इंडिकेटर वाला काम करते हैं ना, वो यहाँ बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, आपने यहाँ वेटिंग की कंडीशन लिखी, सही है, इफ़ लगाया, डबल इक्वल्स टू द वेटिंग चेक कर लिया आपने। उसके बाद मैं इस पैनल को बंद कर देता हूँ ताकि आपको पूरा कोड एक साथ दिखे, ये देखिए, सही है। वेटिंग यहाँ पे हमने लिखा रिटर्न सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सिंपल। अगर वेटिंग पे है तो क्या देना है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सेंटर में दे देते हैं इसको, सही है, सेंटर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि भाई वरना एल्स में हमें ये पता है कि भाई डेटा तो अभी आ जाएगा हमारे पास। एरर वाली कंडीशन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि है एरर की प्रॉपर्टी चेक कर लें, और अगर एरर आता है तो आपको इमोजी दिखा देंगे नहीं हो रहा कुछ, समझ। तो अभी हम सक्सेस वाली स्टेट, अब देखिए सक्सेस वाली स्टेट में क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इमेज डॉट नेटवर्क, सही है। मैंने आपको बताया था ना इमेज लोड कराने वाले, कैसे कराने वाले, हमें लेना है स्नैपशॉट डॉट डेटा। अच्छा, जब देखें मैं स्नैपशॉट डॉट डेटा लिखूंगा, देखें क्या आ रहा है, सही है ना, गेटअप यूजर आ रहा है, जो मैंने फ्यूचर को टाइप में बताया था, सही है ना। तो ये जो आप टाइप यहाँ देंगे ना फ्यूचर बिल्डर को, ये आपको डेटा की प्रॉपर्टी में मिलेगी। बात समझ आ रही? डॉट डेटा डॉट, वो नलेबल इसलिए दे रहा है क्योंकि हो सकता है प्रॉपर्टी पूरी पार्ट्स ना हुई हो लेकिन रिस्पॉन्स सक्सेस हो गया हो। क्योंकि देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक तो आपका जो जेसन इनकोड है हो सकता है वो सक्सेसफुली कंप्लीट ना हुआ हो, जेसन डिकोड जो है, सॉरी, सही है, लेकिन आपका एचटीटीपी का रिस्पॉन्स सक्सेस आ गया हो, तो फ्यूचर एट दी एंड क्या हुआ, सक्सेस, क्योंकि एचटीटीपी तो सक्सेस हो गया ना। फ्यूचर तो हमने चलाया किस लिए था, एचटीटीपी के लिए, रिस्पॉन्स तो हमने बाद में पार्स किया, समझ रहे हैं। फिर हम उसकी एक्सेप्शन अलग से हैंडल करेंगे, कोई एरर थ्रो करा सकते हैं कि भाई रिस्पॉन्स पार्स नहीं हुआ अगर, या गिटहब में नल आ रहा है यूज़र में तो एक एरर थ्रो कर दे, जो हमने देखा नहीं था थ्रो की स्टेटमेंट लिख के हम दे रहे होते हैं एरर, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा गिट स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट किस में था, एवटार यूआरएल, ऐसे ही था मेरे ख्याल से, एल्स में एम्प्टी दे देते, चुप नहीं कराते फिलहाल, सिक्योर्ड रखते हैं, एल्स में एम्प्टी दे देते, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसको ज़रा चलाते हैं, क्या ख्याल है। तो ये देखें लोडिंग आई और लोडिंग के बाद पिक्चर आ गई, देखा आपने, दोबारा चलाते हैं, देखें लोडिंग आई पिक्चर आ गई। बात समझ रहे हैं, वो जो लोडिंग की स्टेट आ रही है वो किस तरह आ रही है, बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सिंपल है। देखो आपने स्नैपशॉट में कनेक्शन स्टेट चेक करी, स्नैपशॉट अगर वेटिंग पे है तो आपने लोडिंग स्टेट दिखा दी। अगर स्नैपशॉट डन हो गया है, क्योंकि एल्स ऑब्वियसली दो ही चीज़ हो सकती है एल्स में, कि या तो आपके स्नैपशॉट में एरर जनरेट हो गया हो या वो डन हो गया, सही है ना। लेकिन दोनों सूरतों में डन तो होगा ही ना, क्योंकि एरर में भी डन तो होना ही है उसमें। तो हमने सीधा एल्स में लिख दिया, लंबी नहीं करी, सही है।
कि भाई सीधा जो है आपका स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स ला के दे दो। सही है, आप फर्दर हैंडलिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखें कि एल्स इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ एरर। सही है, तो ये आप लंबी कर लें यहाँ पे एल्स, ठीक है। और आप यहाँ पे दे दें रिटर्न टेक्स्ट, भाई मसला हो गया है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि कोई मसला हो गया, ठीक है। बाकी मसले के बारे में इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं। तो अब जैसे हम कोई काम कर देते हैं यहाँ पर उल्टा सीधा, सही है, फजूल हरकतें करते हैं बेस्ट डिलीवरी वाले के साथ, तो उम्मीद है कि पहले ही ब्रेक पॉइंट पे आ गया ये। नहीं भाई आगे चलो, सही है। देखिए एरर वाले केस में सही है ना। अब ये जो भाई के साथ मसला हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं मसले को और सेव करते हैं, तो देखें दोबारा पिक्चर बात समझ में आई। तो वो तो सब में आएगा ना, क्योंकि हमने सबसे पहले ही उसको लिख दिया भाई कि सबसे पहले क्या चेक करना है, वेटिंग। एरर हो सक्सेस हो हमको नहीं पता, सबसे पहले क्या चेक करना है, वेटिंग। वेटिंग पे है कि नहीं है। एरर वाले केस में भी आएगा वो, क्योंकि सबसे पहले वही चेक हो रहा है ना। क्योंकि देखें मैं आपको इंटरनली समझाता हूँ क्या होता है। आपने फ्यूचर कॉल किया, अब आपका जो बिल्डर है ना वो उसके पास एक एज अ फंक्शन रेफरेंस सेव हुआ हुआ, सही है ना, क्योंकि आपने फंक्शन में एक फंक्शन पास किया है ना। यहाँ पे ये आप लोगों को होगा दिमाग में, जब ने हायर ऑर्डर फंक्शन समझा था, फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहे थे और फिर टास्क कंप्लीट कर रहे थे। जैसे ऑन प्रेस वगैरह काम करता है, आप मल्टीपल टाइम बटन पे क्लिक करेंगे मल्टीपल टाइम कॉल होगा। लिस्ट का आइटम बिल्डर मल्टीपल टाइम कॉल होगा, 4 आइटम होंगे 4 बार कॉल होगा। ऐसे ये बिल्डर भी उतनी बार कॉल होगा जितनी बार आपका स्टेट चेंज होगी। यानी कि आप देखें आपकी रिक्वेस्ट स्टार्ट हुई तो उसने कनेक्शन स्टेट वेटिंग पे रख के स्नैपशॉट दिया फंक्शन के इनपुट में और आपका बिल्डर चला दिया। अब उसके बाद फ्यूचर कंप्लीट हुआ तो उसने दोबारा आपका बिल्डर चलाया, उसमें स्नैपशॉट के ऊपर डन लगा दिया और उसके अंदर डेटा को भी असाइन कर दिया। तो अब आपको मिल जाएगा डेटा, तो आपका बिल्डर दोबारा चलेगा। बिल्डर का मतलब ही क्या होता है कि वो बार बार बिल्ड करेगा। बात समझ रहे हैं, वो बार बार आपके आइटम को बिल्ड करेगा। आप देखें जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में समझाया, जब हम लोग स्टेटफुल के ऊपर काम कर रहे थे तो हमारा जो बिल्ड मेथड था वो बार बार चलता है। जब भी हम सेट स्टेट कॉल करते हैं दोबारा चलता है बिल्ड मेथड, सही है ना। तो ऐसे ही वहाँ पे बिल्डर है। बिल्डर क्या होता है, देखिए बिल्ड मेथड क्या होता है, जब हम लोग कोई पूरा विजेट की क्लास कंपोज कर रहे हैं और उसके अंदर हम अपना व्यू लिख रहे हैं तो हम बिल्ड का मेथड ओवरराइड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई विजेट लिख रहे हैं स्पेसिफिक और उस विजेट के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक पार्ट कंपोज करना है तो हम बिल्डर लेते हैं जो उसके अंदर दिए हुए होते हैं। जैसे हमारे पास अभी फ्यूचर बिल्डर में दिया हुआ होता है, लिस्ट व्यू में आइटम बिल्डर दिया हुआ होता है, बिल्डर में बिल्डर दिया हुआ होता है, सही है ना। ये सब चीज़ें क्या है कि हमारे पास स्पेसिफिक कोई व्यू का पार्ट हमें रीलोड करना है तो हम उसके लिए बिल्डर प्रोवाइड करते हैं। बात समझ आई। बिल्ड मेथड क्या है, पूरा का पूरा बिल्ड मेथड है, पूरा आपका यूआई रेंडर करेगा एक क्लास के अंदर। बात समझ रहे हैं। और बिल्डर क्या है, स्पेसिफिक पार्ट के लिए, समझ आई। और बिल्डर हमेशा कॉल बैक फंक्शन ही होता है, जैसे अभी हमने दिया हुआ ये भी कॉल बैक फंक्शन ही है। और क्या है, ऐसा ही है ना, इंटरनली कॉल हो जाता है और आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऐसा ही आप अपना कोड लिख देते हैं उसके अंदर। दूसरे पे अलग चलेगा, अलग चल रहा होता है, अलग चल रहा है क्योंकि वो उसका अपना बिल्ड है। हाँ वो तो आप जिस तरह रेंडर कर, बात समझ आ रही। तो एक आपके पास ये तरीका है, सही है। तो फ्यूचर बिल्डर देखें जनरली उन जगहों पे कॉल होता है जहाँ आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, एक रिस्पॉन्स निकल गया है। जैसे अभी ने पिक्चर निकाली, जैसे देखिए ना आपके पास एक इमेज का यूआरएल है और आपने सिर्फ बस निकालना है उसमें से रिस्पॉन्स और अपने इमेज में दिखा देना। तो आपने सिंपल क्या करना है, फ्यूचर बिल्डर लगा दिया, कहानी ख़त्म हो गई। आपको स्टेट बना के स्टेट अपडेट करके इस लोडिंग का एनिमेशन के लिए इस लोडिंग का वेरिएबल रख के ट्राई कैच लगा के स्टेट फुल बना के सारी कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं। आपने फ्यूचर बिल्डर लगाया, उसने फ्यूचर दिया, रिस्पॉन्स
का पार्सिंग मैकेनिज्म लिख दिया उस फंक्शन के अंदर और वहाँ पे असाइन कर दिया। बात समझ रहे? सादा खुशबू काम है। तो ये है फ्यूचर बिल्डर। ऐसे स्ट्रीम बिल्डर भी है, ठीक है। स्ट्रीम बिल्डर फ़िलहाल समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, सही है। हमें स्पेसिफिक केसेस के अंदर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको देखेंगे स्ट्रीम बिल्डर को। स्ट्रीम बिल्डर भी फ्यूचर की तरह ही होता है। फ्यूचर हमें एक साथ रिस्पॉन्स ला के प्रोवाइड करता है, स्ट्रीम हमें टाइम बाय टाइम रिस्पॉन्स पुश कर रहा होता है। ये फ़र्क होता है, समझ रहे? फ्यूचर क्या करता है, देखिए एक साथ रिस्पॉन्स लाता है और ये लो हो गया, बस मैंने कर दिया, तुम छोड़ो, सही है। स्ट्रीम क्या होता है, देखिए हम लोग बोलते हैं ना वीडियो स्ट्रीम नहीं हो रही, स्ट्रीमिंग नहीं चल रही। स्ट्रीम क्या होता है, वीडियो एग्जाम्पल लें, जैसे यूट्यूब की वीडियो फ्यूचर में आती हो तो आप सोचें पूरी 2 घंटे की वीडियो आपके पीसी में डाउनलोड होगी फिर चलेगी, समझ रहे? जबकि स्ट्रीम ऐसे काम करता है कि वो छोटे छोटे डेटा के पैकेट्स बना के आपको दे रहा होता है। ये लो यहाँ तक हो गया, फिर ये लो यहाँ तक हो गया, ये लो यहाँ तक हो गया, ये लो, सही है। जब तक ख़त्म नहीं होगा पुश करता रहेगा, समझ आया? बस ये फ़र्क होता है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है स्ट्रीम। उसमें यील्ड करना होता है, आप लोगों ने यील्ड वगैरह नहीं शायद ब्लॉक पैटर्न में कभी आपको देखने को मिले। हम ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे बेफिक्र। ब्लॉक हम क्यों नहीं पढ़ेंगे इसका मैं रीज़न आपको समझाऊंगा, सही है। मैं अभी तक जिन भी कंपनी से साथ मैंने काम किया है ना, तो वहाँ अगर पहले ब्लॉग भी फॉलो होता था तो वो लोग जो है वो एट दी एंड जब मैं उन लोगों को चीज़ ब्रीफ करता ना कि यार ब्लॉग के अंदर मसले क्या हैं, तो वो फिर एट दी एंड इस चीज़ पे समझ जाते हैं कि हाँ यार, क्योंकि ब्लॉग असल में ना ज़्यादातर उस कॉन्सेप्ट से लिंक हुआ है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट में रीडक्स चला करती थी। अगर आप लोगों ने रिएक्ट का रीडक्स यूज़ किया हो तो वहाँ आप लोगों को दिखा होगा, नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं है, पकने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नहीं पका, तो छोड़ो रीडक्स पैटर्न को, हम लोग उसको देखेंगे स्टेट मैनेजमेंट के साथ, सही है, लंबी हो जाएगी। तो वो पैटर्न हम इसलिए फॉलो नहीं करेंगे, वो बड़ी लंबी करते हैं, हम लोग लंबी नहीं करते हैं, सही है। तो अच्छा, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर बिल्डर वाला काम, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं, वैसे ऑफिशियली हमारा टाइम ओवर हो गया, लेकिन जो है क्योंकि हमने देर से क्लास स्टार्ट की थी फिर हमने ब्रेक भी लिया, ठीक है। अनऑफिशियली जो है हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो हम लोग 12:45 पे ख़त्म करेंगे, क्या ख्याल है? सही है, कोई सो तो नहीं रहा, एक सो गया खाली, बाकी उसको चिल करने दो। तो होस्ट स्लीप पे चला गया तो जो है खैर, कनेक्शन स्टेट डॉट स्लीप, अच्छा, तो जो है ये हो गया। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं फॉर्म के ऊपर, ठीक है। फॉर्म समझते हैं और फिर किश्ती वाली। फॉर्म बड़ा सिंपल है वैसे, फॉर्म को इतना लंबी कहानी नहीं है। तो फॉर्म समझते हैं और फिर किश्ती बनाते हैं, सही है। लकड़ी वकड़ी में जमा करके लाया हूँ आपके लिए, अच्छी सी किश्ती बनाएंगे, सही है। तो ये हम कोलैप्स कर देते हैं, ठीक है, नई क्लास बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग फॉर्म वाली कहानी करते हैं। फॉर्म डेमो एक्सटेंस, नहीं इतनी लंबी क्यों कर रहा हूँ, स्टेटलेस ना लिख, फॉर्म डेमो, ठीक है। और यहाँ भी फॉर्म डेमो। अच्छा, स्कैफोल्ड, वैसे आप मुझे कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने फॉर्म पहले से देख लिया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो है आप लोगों को थोड़ी सी मदद करेंगी फॉर्म को समझने में, ठीक है, आसान तरीके से। तो इसलिए मैं आप लोगों को फॉर्म बताना चाह रहा हूँ। और ये आपको वो किश्ती वाली कहानी है ना, उससे भी लिंक करेगी असल में। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो आप लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आए, हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे अपनी किश्तियाँ चलाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट, अरे मेरे अजीज़ दोस्त, तुम स्कैफोल्ड पे कांस्टेंट ना लगाया करो। अच्छा, यहाँ पे हम दे देते हैं फॉर्म डेमो। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं बॉडी में और बॉडी के अंदर हम लगा देते हैं कॉलम, सही है, चिल्ड्रन टेक्स्ट फील्ड। और फिलहाल हम टेक्स्ट फील्ड में क्या रखें, 2 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक यूज़र नेम पासवर्ड की फील्ड बनाने वाला हूँ, सही है, इन शॉर्ट ये बता।
टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यूज़र नेम कंट्रोल इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। स्टेटफुल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कोई स्टेट के ऊपर इतना ख़ास काम नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और पासवर्ड कंट्रोल, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड है इससे कंट्रोलर के अंदर हमने दे दिया यूज़र नेम कंट्रोलर, और ऐसे ही दूसरी फील्ड के ऊपर हमने दे दिया कंट्रोलर पासवर्ड कंट्रोल, ठीक हो गया। क्या हो गया भाई? ओ इसको यार बता, यहाँ पे देना है पासवर्ड कंट्रोलर। यहाँ पे नीचे लगाते हैं हमारा मशहूर ज़माना एलिवेटेड बटन, इसके ऊपर ऑन प्रेस, ठीक है। अब आप लोगों को बड़ी एक अच्छी सी बात समझ में आने वाली है जिसमें आपको बड़ा मज़ा आया, पूरी उम्मीद है मुझे। लॉगिन, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं सेव। क्या हो गया भाई, नाराज़ हो गया? फॉर्म डेमो, अच्छा नहीं हो रहा, सही बात है, मैंने फील्ड बना दी है उसके अंदर नॉन कांस्टेंट, तो कैसे बनेगा? चलो आ जाओ। अच्छा, 2 टेक्स्ट फील्ड 1 बटन, सही है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं 2 वैलिडेशंस अप्लाई करूँ, सही है। पहली मैं सिंपल सी वैलिडेशन रखता हूँ कि जो मेरी पहली टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर मेरे पास @ का साइन होना चाहिए, सही है। और दूसरे मेरी जो टेक्स्ट फील्ड है उसके और एम्प्टी नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली, दोनों फील्ड्स। और दूसरी जो फील्ड है मेरी उसके अंदर एक एडिशनल रूल ये होगा जिसके उसके जो लेंथ है पासवर्ड की वो >6 होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 रूल्स मैं फ़िलहाल अप्लाई करता हूँ। अब ये मैं कैसे करूँगा? अभी देखिए जनरली हमारे पास क्या तरीका है कि हम यहाँ पे चेक करा सकते हैं इस तरह से बटन के क्लिक के ऊपर, यूज़र नेम कंट्रोल डॉट टेक्स्ट, ऐसा ही है ना। यानी कि क्लिक के ऊपर हम लोग टेक्स्ट गेट करेंगे और चेक करा लेंगे कि कंटेन्स एंड वाली कंडीशन पहले लिख देते हैं क्योंकि पहले एम्प्टी चेक करें फिर @ करें ना, फ़ायदा नहीं है, वरना एम्प्टी होगा तो @ क्या चेक करें। और डॉट इज़ नॉट एम्प्टी, सही है, इज़ नॉट एम्प्टी एंड अच्छा, ये इज़ नॉट एम्प्टी कंटेन्स ये सब किसके फंक्शन है? स्ट्रिंग के, सही है। ये स्ट्रिंग की क्लास के अंदर बने हुए, ये देखें इज़ नॉट एम्प्टी मैंने खोला तो ये देखें ये हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास में बना हुआ होगा, ये देखें ये ठीक है, ये स्ट्रिंग की क्लास के फंक्शन। इज़ नॉट एम्प्टी जो है वो गेट बना हुआ है जो स्ट्रिंग की लेंथ चेक करता है कि लेंथ एम्प्टी है अगर तो इज़ एम्प्टी ट्रू हो जाएगा, सही है ना। कंटेन्स एक मेथड है जो चेक करता है स्ट्रिंग में कहीं @ लगा हुआ है, सही सही है। ऐसे बेतहाशा मेथड है, ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल में आते हैं, वही वाली बात, सही। तो ये एक तरीका है, लेकिन अब मसला क्या है कि अब मैं इसके बदले में एरर दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे? अगर चले मैंने बटन के क्लिक पे चेक कर लिया एम्प्टी है, @ भी नहीं लगा हुआ, सही है। अब मैं दिखाऊंगा कैसे एरर? तो मुझे एक काम तो मैं कर सकता हूँ कि मैं इसको स्टेटफुल करूँ, सही है ना, एरर मैसेज रखूँ उधर फुल लंबी, सेट स्टेट करूँ, एरर डालूँ उसमें, फिर अगर उसने एरर सॉल्व कर दिया बंदे ने और फिर बटन दबाया तो फिर मैं उसको नल भी सेट करवाऊँ और फिर कंडीशनली टेक्स्ट को भी कंट्रोल करूँ, समझ लो। तो इससे अच्छा आप बोलो तो मैं वैलिडेट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर सोचे आपके पास 20 फील्ड हो, है ना, हो सकती है ना भाई, समझे आप लोग जो है वो नादरा में काम करते हैं तो सबसे लंबे फॉर्म वही देखने को मिलता है, इतना लंबा फॉर्म होता है, बंदा बोलता है भाई नहीं बना रहा मैं कुछ भी आपसे लेकिन बनवाना पड़ता है एट द एंड, तो ये है मजबूरी में। तो जो है नादरा में आप काम करते हैं, सही है, आपको 20 फील्ड्स का फॉर्म बनाना है और उसकी वैलिडेशन लिखनी है, ठीक है, तो बड़ा मसला है। और फिर उसकी स्टाइलिंग वगैरह भी देखनी पड़ेगी ना कि भाई एरर सही जगह पे आया है, CSS कह रहा हूँ, स्टाइलिंग लगानी पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारे मसाइल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास है फॉर्म भाई, सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म भाई क्या करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जब भी फॉर्म वैलिडेशन करनी है तो आपके जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स है ना वो सारी एक विजेट में रैप होंगी
उस विजेट का नाम है फॉर्म, भाई नहीं है, सही है, भाई मैंने लगाया था, फॉर्म नाम है उसका, ठीक है। तो इसको हम किस में रैप कर देते हैं, रैप विद विजेट करते हैं और फॉर्म, सही है। मैंने कॉलम को फॉर्म में डाल दी क्योंकि कॉलम में सारी फील्ड्स कंटेन होती हैं तो सब वैलिडेट हो जाएंगे, सही है। वो ढूंढ ढूंढ के टेक्स्ट फील्ड अपने मतलब की निकाल लेता है, उसको पता है कहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो ये करनी है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इसको आपने करना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, सही है। बस दोनों में सेम सेम चीज़ें आती हैं, ठीक है, कुछ को छोड़ के। अब यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में, वैलिडेटर, सही है। वैलिडेटर क्या करता है, आपको इनपुट में देता है वो वैल्यू जो इस वक्त फील्ड में है, और आउटपुट में आपको बोलता है कि अगर आप मुझे स्ट्रिंग दोगे तो मैं उसको एज अ एरर शो कर दूंगा, अगर आप मुझे नल दोगे तो मैं एरर रिमूव कर दूंगा, सिंपल सी बात, सही है। ये इन्होंने सही जुगाड़ निकाला। हम यहाँ पे हम लगाते हैं फील्ड वैल्यू, सही है, या करंट वैल्यू कर देते, करंट वैल्यू, ठीक है। ये करंट वैल्यू किसकी है, इस फील्ड की है, ठीक है, इसकी नहीं है, इसके ऊपर अलग से लगाएंगे वैल्यू, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यही वाली कंडीशन, ये जो है ना हमारी कंडीशन, ये हमने यहाँ से कट करी और हमने यहाँ लिखी। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल करंट वैल्यू से काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, सही है। अच्छा, ये जो करंट वैल्यू है ना हमारी, ये देखो, ये है नलेबल टाइप, सही है ना। तो यहाँ पे आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप लोग इसको बोल दें कि वार नॉन नल वैल्यू इक्वल्स टू करंट वैल्यू क्वेश्चन मार्क एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसको यूज़ कर लें तो ये मसला आपका हल है। क्या ख्याल है, सही है ना। वरना यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, वो 2 बार लिखना पड़ता, डबल क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगाना पड़ता, तो मैंने इसलिए एक ही वेरिएबल में रखा, सही है। तो यहाँ से आपने अगर ये वाला मसला है कि भाई या तो एम्प्टी है, सही है, या फिर नॉट कंटेन बाई नॉट, सही है, नहीं करता कंटेन, सही है, इज एम्प्टी कर देता, ठीक है, इज एम्प्टी है या फिर @ कंटेन नहीं करता, तो हमें क्या करना है, रिटर्न प्लीज एंटर अ वैलिड यूजर नेम बेटा, सही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें रिटर्न क्या कर देना, यानी कि हमारी अगर बात पूरी हो जाती है तो हम रिटर्न, अच्छा देखें, जब ये कंडीशन में आके ये स्टेटमेंट चलाएगा तो ये स्टेटमेंट चल ही नहीं सकती क्योंकि आपने ऊपर से ही बाहर निकाल दिया उसको, और जब कंडीशन में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली नीचे पे आ जाएगा, जो नल चल जाएगा, सही है। तो हमें एल्स लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं हस्बे ज़ायक़ा, सही है। तो अब यहाँ पे आप इसका, अच्छा अब देखें, आप बटन दबा रहे हैं लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा, वैलिडेशन तो अब भी नहीं आ रही। तो अब आपको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि आपको अपने फॉर्म को जगाना पड़ेगा कि भाई उठो, फील्ड्स वैलिडेट करनी है। तो अब फॉर्म कैसे वैलिडेट करेगा, आपने बटन पे कुछ लिखा तो नहीं है ना अभी, फॉर्म को कैसे पता आपने बटन दबा दिया, सही है ना, तो कुछ लिखना तो पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्म डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट वैलिडेट, बात समझ आ रही, ठीक है। अच्छा, अब ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ तो पता है आप लोगों को, थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सारे आपने ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखे। अब ये जो फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये भी कॉन्टेक्स्ट में बहता हुआ आएगा आपके पास, सही है। तो अब ये जो बहता हुआ आएगा आपके पास, तो ये जो है आपको देगा ये वैलिडेट का मेथड। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई हो सकता है फॉर्म बहता हुआ ना आ रहा हो ऊपर से, तो यहाँ पे बूलियन नहीं आ सकेगा। देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि भाई वैलिडेट कैन बी अनकंडीशनली इन्वोक बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। कह रहा हो सकता है आपने ऊपर फॉर्म लगाया ही ना हो और आप नीचे आके फॉर्म डॉट वैलिडेट कॉल कर रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी तो है भाई।
ये बात तो है, जो इसने बात बोली है बिल्कुल सही है। तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भाई अगर आ गया तो वैलिडेट कॉल कर दें, ठीक है। तो अब हम ये जो वैलिडेट का मेथड है ना, ये हमें क्या देगा, ट्रू या फॉल्स, कि हमारे सारे वैलिडेटर मेथड्स के अंदर अगर नल मिल जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, यानी कि वैलिडेशन पास हो गई। अगर किसी भी एक में स्ट्रिंग मिल जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, कि वैलिडेशन में कहीं ना कहीं एरर है। और एरर ऑटोमेटिकली फील्ड के नीचे आपको शो भी हो जाएगा, जिस तरह होता है ना फॉर्म में दिख रहा होता है अक्सर फील्ड के नीचे एरर आ जाता है कि भाई पासवर्ड 6 कैरेक्टर का डाल, वो वाला। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ वैलिडेट, और अब ऑब्वियसली बूलियन यहाँ पे ऑप्शनल है क्योंकि कह रहा है कि बूलियन ऑप्शनल एक्सेप्ट नहीं होता इफ में, तो हम यहाँ पे दे देते हैं फॉल्स। सही है कि अगर हमारे वैलिडेट में से वैल्यू नहीं आती तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाए, यानी कि अगर हमारा फॉर्म नल होता है तो कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो अभी हम फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं करते, हम यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं और इसके अंदर सिंपल सा लिख देते हैं काम, हेलो वर्ल्ड फॉर्म पास्ट, ठीक है। अब जब आप इसको चलाएंगे तो आपके ऊपर एक अज़ाब आ जाएगा। सही है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये देखें, ये आपने लॉगिन दबाया, अच्छा वो अज़ाब इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसको नल लेके बाहर निकाल दिया। अगर हम नल का चेक नहीं लगाते तो अज़ाब आ जाता। यदि मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि वो यहाँ पे फॉल्स लगाया जा रहा है क्योंकि उसको फॉर्म नहीं मिल रहा। अच्छा, अब इसको फॉर्म क्यों नहीं मिल रहा भाई? अच्छा, ये नल सेफ्टी से पहले आपके पास अज़ाब शो हो जाता था क्योंकि नल का चेक नहीं होता था, तो आप वैलिडेट का मेथड कॉल करते थे तो वो बोलता था वैलिडेट किस पे कॉल कर रहा है भाई, फॉर्म ही नहीं है। अब आप बोलेंगे भाई फॉर्म तो है। वैसे अब आप लोग समझदार हो गए, आप लोग ये बात समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? देखें ज़रा इसको गौर से, थोड़ा प्रोसेसर चलाएं, ओवरक्लॉक करें इसको, नहीं। देखें हमने यहाँ पे फॉर्म उठाया कैसे है, ये देखें, और फॉर्म हमारा लिखा हुआ है, नहीं समझ आए? नहीं, फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, मैं बता, गुड आइडिया बट फ्यूचर नहीं। देखें याद है आप लोगों को जब हम लोग कॉन्टेक्स्ट समझ रहे थे तो हमने चाइल्ड बिल्डर लगाया था एक बार कॉन्टेक्स्ट निकालने के लिए, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम जो कॉल करते हैं वो हमेशा उस जगह पे अटैच होगा जहां बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पहले चल चुका होगा। ये बात समझ रहे हैं? वो किश्ती वाली बात दोबारा दोहरा देता हूँ मैं, अभी हो क्या रहा है, नहीं वो असल में थोड़ी सी अच्छी लगती है ना एग्जाम्पल, मैं उसको दिमाग में इमेजिन भी करता हूँ ना कॉन्टेक्स्ट को, तो मैं कभी ऐसे ही करता हूँ, एक दरिया बह रहा है कॉन्टेक्स्ट का, उसमें किश्तियाँ चल रही हैं, सही है, मैं नेविगेटर वाले भाई को आवाज़ मार के बुला दूँगा, तो मैं इस तरह से एज्यूम करता हूँ। तो मैं जैसे एज्यूम करता हूँ मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, सही है। तो अच्छा, अब हो क्या रहा है भाई, फॉर्म जो है, ठीक है, हुआ क्या कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहना शुरू हुआ, ठीक है। अब फॉर्म शामिल हुआ उसके पास आगे जाके, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे समझे स्क्रीन चल रही है, सही है, स्क्रीन के अंदर फ्लो आ रहा है ऊपर से कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। फॉर्म उस फ्लो के बीच में शामिल हुआ है, सही है। तो इसका मतलब जब वो फ्लो कंप्लीट होगा ना तो हम उसके बाद फॉर्म कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म अभी पूरा बिल्ड नहीं हुआ है, यानी कि हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है फ्लो। जब हमारी स्क्रीन यहाँ एंड हो जाएगी तो इस एरिया के बाद नीचे से हम फॉर्म को कॉल कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि आप हमेशा वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को टारगेट कर सकते हो जो आपके पास चाइल्ड में आ रहा हो। अगर आप पेरेंट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को टारगेट करोगे या एग्जिस्टिंग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को टारगेट करोगे तो आपको उसमें से डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि डेटा बाद में शामिल हुआ है उस कॉन्टेक्स्ट में। बात समझ रहे हैं? देखें एज एग्जाम्पल ले, एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक काफिला जा रहा है, ठीक है, लोग जमा हुए में काफिला जा रहा है, सही है। अब क्या सीन हुआ कि भाई काफिले के अंदर कितने लोग हैं, कौन कौन बंदे हैं, ये वैलिडेट होता है एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद। फॉर एग्जांपल एक स्टॉप तक काफिला पहुंच जाता है तो फिर उनकी चेकिंग होती है और पता चलता है कि भाई कितने लोग अभी इसमें शामिल हैं, सही है।
अब क्या हो रहा है कि भाई उस चेकिंग के बदले में एक लिस्ट मिल जाती है आपको, सही है कि इतने लोग अभी काफिले में हैं, अपडेटेड लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। अब काफिला स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट में 4-5 लोग थे, उनकी लिस्ट आपको मिल गई। अब काफिला चलता जा रहा है, अभी चेक पॉइंट नहीं आया है और बीच में से लोग शामिल होते जा रहे हैं, जैसे फॉर्म शामिल हो गया, बहुत सारे लोग शामिल हो गए, समझ लें एक बंदा है उसका नाम फॉर्म है, सही है तो शामिल हो गए, ठीक है। अभी चेक पॉइंट नहीं आया। अब क्या हुआ, आप में से एक बंदे ने बोला यार फॉर्म भाई को बोलो ज़रा जूस का डब्बा तो दे दो, प्यास लग रही है ना इसमें तो फॉर्म भाई तो बीच में से शामिल हुए हैं काफिले में, लेकिन लिस्ट में तो उनका नाम नहीं है, सही है। तो जो बंदा होगा जो लिस्ट चेक कर रहा होगा वो बोलेगा भाई फॉर्म तो नहीं है इधर, अभी तो नहीं आया, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अजान हो गई, अजान। तो फॉर्म जो है उसका जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट जो काफिला चल रहा है उसकी बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है और हम उससे पहले फॉर्म मांग रहे हैं, तो वो उसको फॉर्म लिस्ट में देख के तो नहीं मिल रहा, सही है। तो इसलिए फॉर्म नहीं उठा पा रहा वो, क्योंकि उसको नहीं पता फॉर्म कंप्लीट कब होगा। जब काफिला चेक पॉइंट पे पहुंचेगा जब ही कंप्लीट होगा ना, तो वो जब तक का इंतज़ार करेगा। वो बोलेगा भाई उस शीट में से देख के बताना कि फॉर्म है कि नहीं, समझ रहे, अगली शीट का इंतज़ार करेगा। अब वो अगली शीट जो अगला जो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होगा वो हमेशा अंदर का चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट होगा, यानी कि अगला कॉन्टेक्स्ट होगा, क्योंकि ट्री किस तरह चल रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, मटीरियल ऐप, फिर स्कैफोल्ड, फिर फॉर्म, फिर टेक्स्ट फील्ड, फिर बटन। बात समझ रहे हैं, ये जो हायरार्की चल रही है ये ऊपर से बिल्ड होती हुई आ रही है। तो यहाँ समझ लेंगे काफिला मटीरियल ऐप से स्टार्ट हुआ था, फिर वो स्कैफोल्ड पे आया, तो उनके पास जो लिस्ट थी, अपडेटेड लिस्ट थी, वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में पड़ी हुई थी यहाँ पे। बात समझ रहे हैं, जब मटीरियल ऐप से काफिला चल के स्कैफोल्ड तक आया तो चेक पॉइंट ये था, यहाँ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आ गया था जिसमें मटीरियल ऐप के सारे मंजन सेव हुए थे, समझ रहे हैं। अब जब आपने नीचे कॉन्टेक्स्ट कॉल किया तो ये वही कॉन्टेक्स्ट है जो मटीरियल ऐप से आया था, ये वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है जो स्कैफोल्ड ने बिल्ड किया है। ये बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट अपवर्ड ऊपर से आ रहा है ना, समझ रहे हैं। मटीरियल ऐप ने आपको दे दिया आर्गुमेंट में, स्कैफोल्ड तो बाद में अटैच हुआ है ना, तो स्कैफोल्ड का कॉन्टेक्स्ट तो आपके पास नहीं है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि स्कैफोल्ड बाद में अटैच हुआ। ये सबको समझ आ रही है ना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरी स्टेट मैनेजमेंट पूरा का पूरा फ्लटर इसी के ऊपर चलता है, इसी मैकेनिज्म पे चलता है, सही है। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको मिल रहा है बाद में, सही है ना। देखें ये कॉन्टेक्स्ट किसका है, मटीरियल ऐप वाला कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें मटीरियल ऐप पूरा का पूरा सेव हुआ हुआ है अपने सारे मंजन के साथ, नेविगेटर, थीम, लोकलाइजेशन, जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी स्टार्ट में, सब चीज़ें इसमें। लेकिन स्कैफोल्ड की कोई भी चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि स्कैफोल्ड उसके नीचे आ रहा है ना, देखें वो तो बाद में बिल्ड हुआ। अब आप स्कैफोल्ड के बाद किसी चाइल्ड विजेट में जाएंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उठाएंगे तो मिल जाएगा स्कैफोल्ड, क्योंकि स्कैफोल्ड पीछे बन चुका है पूरा, पीछे वाले कॉन्टेक्स्ट में। जी हाँ, स्कैफोल्ड नहीं है, फॉर्म नहीं है, हाँ वो सब अभी बेचारे वो बन रहे थे, सही है। अभी वो चेक पॉइंट ही नहीं आया उनका, उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं करा, उन्होंने बोला सही है जाने दो, क्या करना, सही। इसका है ना, ये देखें हाईलाइट भी हो रहा है, देखें ये कॉन्टेक्स्ट, समझ रहे ना बात। तो इस तरह कॉन्टेक्स्ट लिंकिंग चलती है। अब इसका उपाय सही वो ये है कि आप यहाँ पे लगा देंगे कॉलम के अंदर, क्या लगाएंगे, ये भाई साहब, ये याद है, इससे पहले भी हम इस्तेमाल कर चुके। बिल्डर क्या करेगा, आपको अपने बिल्डर मेथड के अंदर, जैसे अभी हम देख रहे थे फ्यूचर बिल्डर वगैरह, अपने बिल्डर मेथड के अंदर आपको क्या दे देगा, चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट, सही है। इसको आप नाम रख दें चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट, जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप नाम चेंज ना भी करें तो कोई मसला नहीं, सही, जस्ट डिफ्रेंशिएट करना। अच्छा, इसको मैंने कहाँ लगाया, देखें फॉर्म के अंदर, ताकि फॉर्म जब बिल्ड हो चुका हो तो बिल्डर चले। बात समझ आई। अब जो कॉन्टेक्स्ट आएगा ना
वो बिल्कुल ताज़ा फ्रेश कॉन्टेक्स्ट होगा जिसके अंदर फॉर्म स्कैफोल्ड भाई दोनों होंगे। बात समझ रहे? तो अब हम आते हैं चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट भाई को बोलते हैं कि यार अब आपको मिला कि नहीं मिला? सही है, देख रहे हैं यहाँ रिप्लेस करा है मैंने, सही है, ऑफ देखते हैं, रिलोड कर लेते हैं आपको एक बार। ये देखिए मिल गया भाई साहब, एरर शो हो रहा है, प्लीज़ एंटर अ वैलिड यूज़र नेम बेटा, बीटा लग रहा है वैसे तो समझ आई? सही है ना? ये जो कहानी है ना कॉन्टेक्स्ट वाली, ये स्टेट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गेटएक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? मत सुनिएगा, भूल जाए उसको, इसलिए पूछ रहा था। हाँ बस आगे ना सुनिएगा, उसको खोल के भी नहीं देखना है, सही है? उसको जब खोल के देखिएगा जब आपको कॉन्टेक्स्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, सही है? क्योंकि वरना उसके बगैर आप गेटएक्स के साथ ना फ्लटर को अजियत दे रहे होंगे। मुझे बड़ा दुख होता है वो एक्सेप्शंस देख के ना, फ्लटर बेचारा दुख में चीख रहा होता है कि मेरा कॉन्टेक्स्ट गलत तरीके से एक्सेस किया जा रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, यहाँ पे लॉग्स भेज रहा होता है गूगल को, बोलता है भाई मुझे बचा लो इसके बाद बिल्ड कराना बंद करो ऐप लेकिन गूगल बोलता है भाई मैंने तो दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये होता है, सही है ना? हाँ जी 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 हाँ देखिए ना, ये जो मटेरियल ऐप है, ये जब पूरा बिल्ड हो जाएगा ना, ये जब पूरा बिल्ड हो जाएगा तो ये अपने चाइल्ड विजेट्स को जो कॉन्टेक्स्ट पास करेगा ना, उसमें पूरा बिल्ड हुआ हुआ मटेरियल ऐप होगा। उसके थ्रू चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, मतलब जिस हायरार्की के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना, वहाँ आपको बिल्डर लगाना पड़ेगा। बात समझ है? ताकि आपको अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट मिले। मतलब आप एक तरीके से न्यू चेक पॉइंट बना देंगे, जैसे मैंने अभी काफिले की बात करी, अभी हमने बिल्डर लगा के नया चेक पॉइंट बना दिया कि भाई फॉर्म बन गया ना, अब अंदर आके एक और चेक पॉइंट पे चेक करोगे अब फॉर्म है कि नहीं है, तो अब उसको कॉन्टेक्स्ट में फॉर्म मिल जाएगा। वो कॉन्टेक्स्ट जो चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट है वो अपडेटेड लिस्ट है जी। हाँ ऐसे उसमें जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा होता है ना लिस्ट व्यू के आइटम बिल्डर में, उसमें फॉर्म भी होता, उसमें लिस्ट व्यू भी होता और उसमें स्कैफोल्ड भी होता। कुछ भी रख देना, उसका कॉन्टेक्स्ट भी रख देना। वैसे ज़्यादातर लोग कॉन्टेक्स्ट ही चला रहे होते हैं, चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट की कहानी नहीं करते। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा ताकि डिफरेंशिएशन रहे ना, ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट कौन सा था, नीचे वाला कौन सा था। वरना आप कॉन्टेक्स्ट ही लिख रहे होंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि चेंज क्या हुआ। समझ रहे हैं ना? मैं अगर नाम सेम रखता तो मैं सिर्फ बिल्डर लगाता, काम हो जाता, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही नीचे नाम लिखा हुआ था, तो वो मेरे ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट का नाम एज्यूम कर लेता जो बिल्डर में से आ रहा है, बजाय कि उसके ऊपर वाले का करें, क्योंकि मैं स्कोप के अंदर आ गया हूँ ना। वही स्कोप वाली कहानी, सेम नेम का वेरिएबल है, तो समझ रहे ना बात को? तो ये कहानी है भाई। ये हाँ, ये तो ये किया ना, ये तो सिर्फ कॉल तो वो किया ना कि मैंने उस अपडेटेड लिस्ट में से फॉर्म उठा लिया। नहीं, चेक पॉइंट ये है बिल्डर कि ये दोबारा से चेक करेगा ना कि कौन कौन से विजेट्स अब तक ऐड हो गए ट्री में, कॉन्टेक्स्ट में। सही है ना? ट्री बिल्ड हो रहा है ना कॉन्टेक्स्ट का, देखें सही ना? तो कॉन्टेक्स्ट में जो लोग जुड़ते जाएंगे वो आपको उसके नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जब वो जुड़ चुके होंगे तो वैल्यू मिलेगी ना, बिल्ड होते हुए तो वैल्यू नहीं मिलेगी। अभी फॉर्म आधा बिल्ड हुआ, आपको कॉन्टेक्स्ट में अटैच करके दे दिया, नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अगर आप नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉल करेंगे तो कॉल हो जाएगा, क्योंकि नेविगेटर कहाँ से आ रहा है? मटीरियल ऐप से। तो मटीरियल ऐप का पूरा इंस्टेंस इस कॉन्टेक्स्ट में अटैच हुआ हुआ, वो मसला ही नहीं है। स्कैफोल्ड और फॉर्म की बात नहीं होगी यहाँ, स्कैफोल्ड और फॉर्म की बात हो सकती है उनके चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट में। बात समझ आएगी? सही हो गया? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, किश्ती वाली बात जो है ना हमारी रहती है अभी, वैसे कल रखें, लंबा कराऊंगे दोस्त मुझे। हाँ, मसला तो मुझे होगा ना
चले कोई बात नहीं, कल रखते हैं, आराम से सुकून से समझेंगे, अच्छी बात है। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गई ना कहानी, कल इसी कहानी को हमें कंटिन्यू करना है और हम इनहेरिटेड विजेट से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेयर बोन फ्लटर का इनबिल्ट स्टेट मैनेजमेंट है वो, सही है। वो असल में स्टेट मैनेजमेंट नहीं है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, सही है। और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे काम करते हैं। नेविगेटर है ना, नेविगेटर वो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि वो आप ऑफ कॉन्टेक्ट से उठाते हैं, आपको सीधा सीधा प्रोवाइड हो जाता है, सही है। कोई स्टेट मैनेजमेंट तो नहीं कर रहा वो, सही है। स्टेट तो कहीं सेव नहीं कर रहा है वो, एक्चुअली नेविगेशन की भी एक स्टेट होती है, लेकिन वो एक अलग कहानी है। लेकिन नेविगेटर इटसेल्फ आपको एक प्रोवाइड कर रहा है। ये लो भाई नेविगेटर का ऑब्जेक्ट, फॉर्म ये लो भाई फॉर्म का ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं। ऑफ कॉन्टेक्ट से जो भी आप चीज़ें उठाते हैं वो प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर का नाम सुना है आप लोगों ने फ्लटर में? सुना है ना प्रोवाइडर का नाम? नहीं सुना हुआ, चले मैंने सुना दिया ना तो प्रोवाइडर भी यही करता है। प्रोवाइडर क्या करता है, आपके कॉन्टेक्स्ट के ट्री में नए ऑब्जेक्ट्स, आपके अपने कस्टमाइज ऑब्जेक्ट्स अटैच करता जाता है और आपको वो नीचे ऑफ कॉन्टेक्स्ट से मिलते रहते हैं, सही जी। ऐसे ही सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट से लिंक है, जो कॉन्टेक्स्ट देते हैं, ऐसा ही ऐसा ही हर चीज़ में कॉन्टेक्स्ट, हर चीज़ नहीं, बंडल का ये कॉन्सेप्ट नहीं था, फ्रेगमेंट का बंडल ना, वो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। वो ये कॉन्सेप्ट था कि भाई आपने एक डेटा का पैक बनाया, उसको थैली में बंद किया, अगले को दे दी। नहीं, ये वो नहीं है ना, ये बंडल ऊपर की इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता। आप बंडल से पूछ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में क्या चल रहा है, नेविगेट करा सकते हैं, इंटेंट खुलवा सकते हैं, नहीं खुलवा सकते, कॉन्टेक्स्ट से खुलवा सकते हैं। देखिए एंड्रॉयड में भी कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर एप्लीकेशन से, जैसे यहाँ मटेरियल ऐप से स्टार्ट होता है, सही है। उसमें सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं, एक्टिविटीज, सर्विसेज, फ्रैगमेंट्स, ब्रॉडकास्ट, रिसीवर्स, आपके हर चीज़ उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंजेक्ट हो रही होती है। आप जब भी कोई नेविगेशन कराते हैं एंड्रॉयड में भी, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही करा रहे होते हैं। आप अपनी एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल क्लिक करते हुए जाएं फ्रैगमेंट पे जाएं ऊपर तक, आपको आकर ने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, सॉरी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट उसका नाम है, वहाँ सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है। जिसको नहीं भी पता है एंड्रॉयड, कोई मसले वाली बात नहीं, हम सेम चीज़ ही समझ रहे हैं तो उसको वहीं से लिंक कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं, सेम चीज़ है। फ्रेमवर्क में देखिए सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं ज़्यादातर, बस ये होता है कि उनके इम्प्लीमेंटेशन के स्टाइल डिफरेंट होते हैं, नाम थोड़े से चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो मिला जुला के कंबाइन हो रहे होते हैं। तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये इसलिए अच्छा है क्योंकि देखें अभी हम लोग कल की क्लास में चला समझेंगे कि अगर आपने कोई यूज़र का ऑब्जेक्ट रखा है, सही है, आपने यूज़र का ऑब्जेक्ट रखा है फॉर एग्जांपल होम पेज पे, सही है। अब आपको वो यूज़र का ऑब्जेक्ट उठा के अपने मेन्यू में से नेविगेट करा के प्रोफाइल पेज के ऊपर एक अंदर सेक्शन में सिर्फ कंज्यूम करना है, वो यूज़र का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। तो आपको जितनी क्लासेज आपने बीच में बनाई सबके कंस्ट्रक्टर में उसको पास करना पड़ेगा, ऐसा ही है। अभी तक तो हम यही करते हुए आ रहे हैं, हमको जब भी अगली क्लास में जाना होता है हम कंस्ट्रक्टर में पास करते थे, जैसे हमने बुक के साथ किया था, याद नहीं है? बुक के साथ हमने क्या किया था, हमने बुक उठाई कंस्ट्रक्टर में दी, अगले की कंस्ट्रक्टर में ली, वहाँ से बुक में से वैल्यू उठाई यूज़ कर ली। ये सिर्फ 2 क्लासेस में तो आराम से काम करता है, करना भी ऐसे ही चाहिए अगर सिर्फ 2 क्लासेज हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अब सोचें आपका होम पेज था, होम पेज के अंदर मेन्यू था, मेन्यू के अंदर प्रोफाइल पेज का नेविगेटर कॉल हुआ था, उसके अंदर एक प्रोफाइल का यूज़र कार्ड था, वो अलग आपने विजेट बना के रखा हुआ था, और उस क्लास के अंदर यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर और नेम दिख रहा था। आपको सिर्फ यूज़र का ऑब्जेक्ट वहाँ चाहिए, बीच में सब जगह नहीं चाहिए, मेन्यू में नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको हर एक के कंस्ट्रक्टर में से पास करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहुँचाएंगे कैसे वहाँ तक? मतलब आप पहले मेन्यू के कंस्ट्रक्टर में देंगे, मेन्यू से आइटम के कंस्ट्रक्टर में देंगे, आइटम से प्रोफाइल बेस के कंस्ट्रक्टर में देंगे, प्रोफाइल बेस के कंस्ट्रक्टर से उसके कार्ड के कंस्ट्रक्टर में देंगे, कार्ड के कंस्ट्रक्टर से उठा के आप नीचे बिल्ड के मेथड में प्रिंट करेंगे, जो कि गलत है। अब यही चीज़ आपको प्रोफाइल कार्ड उठा के क्लाइंट ने बोल दिया यार ये प्रोफाइल कार्ड ना मुझे चाहिए आगे कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर, अब आ जाओ,
आपको वही कॉन्टेक्स्ट वही यूज़र का ऑब्जेक्ट उठा के कॉन्टेक्ट के पेज में के कंस्ट्रक्टर में देना है, वहाँ से उठा के दोबारा प्रोफाइल करते कंस्ट्रक्टर में देना है, और फिर आपको कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल। अब कल को आपको वो विजेट रिमूव करना है तो आपने कंस्ट्रक्टर में से वैल्यू रिमूव करी, सब जगह एरर जनरेट कि भाई कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू नहीं मिली। समझ रहे? तो आपका कोड जो होगा वो इतना, आप सोचे ना, आपको सिर्फ मैं अभी एक प्रॉपर्टी भेजने को बोल रहा हूँ, आपको ऐसी 4-5 प्रॉपर्टीज भेजनी हो तो आपके लिए तो अदाब आ जाएगा। समझ रहे? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टेट मैनेजमेंट, ताकि हम स्टेट को रखें ग्लोबली एक जगह पे सेव करके, और वहाँ से जब हमें दिल करे हम स्टेट को एक्सेस करें। स्टेट मैनेजमेंट से पहले हम सर्विस प्रोवाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम नेविगेटर वगैरह ऐसे कंज्यूम करते हैं। स्टेट वगैरह इसमें यूज़ नहीं करेंगे, इतनी सिंपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके गेट करेंगे वहाँ से। फिर हम देखेंगे कि स्टेट कैसे हमारी चलती है जब हम अटैच करते हैं उसको किसी भी विजेट के साथ, और कैसे हमारे कंस्ट्रक्टर वाली जो कहानी है ये सारी की सारी एलिमिनेट हो जाती है। हम कॉन्टेक्स्ट से खेल रहे होते हैं। हम बेसिकली अब हम क्या करते हैं, हम अपना कस्टम क्लास बनाते हैं, जैसे नेविगेटर है ना, वो भी एक क्लास है, तो हम अपनी कस्टम क्लास बना दें, उसको भी हम कॉन्टेक्स्ट के दरिया के अंदर छोड़ देते हैं, भाई जाओ। सही है? अब वो बेचारी किश्ती चलती हुई आती है, आगे प्रोफाइल पेज खड़ा हुआ होता है, वो बोलते हैं इधर आ जाओ, वो उसको पकड़ के बोलता है लाओ यूज़र का ऑब्जेक्ट दो, मैं लगा दूँ, ऐसे। समझ? फिर वो आगे जाएगी, फिर वो किसी और पेज पे दिखेगी, वो उसमें से वैल्यूज उठा लेगा अपने काम की। ऐसे ही आप 4-5 ऐसे ई कॉमर्स ऐप की एग्जाम्पल लें। एक आपका कार्ड का हो गया, कार्ड जा रहा होगा ऐसे बहता हुआ, सही है। अब फॉर एग्जांपल आप चेकआउट के पेज पे हैं तो वो बोलेगा भाई मुझे तो ज़रूरत है तुम्हारी, इधर आ जाओ। बाकी वो कैटेगरी वैटेगरी के पेज उसको देख भी नहीं रहे होंगे, बोलोगे हमें क्या ज़रूरत है इसकी, हम तो प्रोडक्ट दिखाते हैं बस। सही है? कार्ड चेकआउट वाला पेज बोलेगा भाई मुझे तो दिखाना है, इधर आ जाए, वो डेटा उठा ले। तो अब क्या हो रहा है कि बीच के जो विजेट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि आपके पास जो डेटा रखा हुआ है वो क्या है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। जिस विजेट को ज़रूरत होगी वो लेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप सर्विस किस तरह प्रोवाइड करते हैं अपने विजेट्स। सर्विस मीन्स कोई भी आपने इम्प्लीमेंटेशन लिखी, सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है जो मिलके एक पूरी इम्प्लीमेंटेशन चला रहा है। ऐसे कार्ड पूरी एक इम्प्लीमेंटेशन है ना, आइटम ऐड हो रहा है, आइटम डिलीट हो रहा है, आइटम अपडेट हो रहा है, क्वांटिटी अपडेट हो रही है, स्टॉक इन स्टॉक आउट दिखा रहा है, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ, तो वो एक सर्विस है पूरी। समझ रहे हैं? तो ये हम इंशाल्लाह कल के खिताब में समझेंगे। ठीक है, चलें, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह।